अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। नाजरीन, खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे सुलह करना सीखिए, क्योंकि झुकता वही है जो जिंदा होता है, जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की इलामत है। तो बड़ा ज़रूरी है, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, कोई इख्तलाफात है, तो उसको बुला के झुक जाइए। झुकने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी भी है। जब आप सुलह कर लेते हैं, काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाती है। काफ़ी लड़ाइयाँ जो हैं वो सुलह में तब्दील हो जाती है और सुलह करने से आपकी इज़्ज़त ज़्यादा हो जाती है। अगर आज के शो की बात की जाए तो आज एक ऐसे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने ख्वाब देखा और हमारे शो में ख्वाब का जिक्र किया और वो सच साबित हो गया। क्या ख्वाब था और वो कैसी सच साबित हो गया? जब सच हुआ तो कितना खुश थे वो, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे हेयर्स के बारे में, क्योंकि ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी बड़े कॉन्शियस होते हैं अपने बालों को लेके, अपने बालों की कटिंग के लेके, इवन के हेयर कलर को लेके। कौन सा हेयर कलर होना चाहिए, विंटर कलर क्या डिफरेंट होते हैं समर कलर से, और क्या जो ऐश गोल्ड कलर होता है क्या वो सबको सूट करता है? क्योंकि जब हम स्टिकिंग की बात करते हैं या हेयर कलर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक कलर आता है कि जी मुझे गोल्डन बाल करवाने हैं। क्या गोल्डन बाल सब करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? क्या स्क्रीन पे जो लोग काम करते हैं, एंकर्स हैं, होस्ट हैं, क्या उनके हेयर कलर डिफरेंट होते हैं नॉर्मल लोगों से, या उनके कलर भी सेम होते हैं? और कलर काफी देर तक कैसे स्टे कर सकता है आपके बालों में, इस बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे क्लासिकल म्यूजिक की। कितने कम लोग हैं जो क्लासिकल गा रहे हैं और सीख रहे हैं। सीखना कितना मुश्किल काम है, और इसके अलावा कौन कौन से इवेंट्स चल रहे हैं और क्या क्या काम हो रहा है, नए प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े ज़बरदस्त जो है जी हेयर ड्रेसर हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, एक्टर हो, कोई मॉडल हो, सब इनके पास ज़रूर जाते हैं, क्योंकि जब तक ये हेयर कट ना करे मज़ा नहीं आता हेयर कट का और हेयर कलर का भी। मैं वेलकम करती हूँ अपने बड़े ज़बरदस्त मेहमान का, बॉबी जी का। कैसे हैं आप? क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में देख के। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जी, जिनका मैंने जिक्र किया था, एक ख्वाब देखा और वो सच साबित हो गया। इसके अलावा बहुत से ऐसे ड्रीम्स हैं वो जिन पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी सच साबित होंगे। जब वो सच साबित होंगे तो वो हमारे शो में आके उस बारे में भी बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े ज़बरदस्त मेहमान का, कमल एजाज अहमद का, जो एक सोशल वर्कर भी हैं, इसके अलावा भी काफ़ी काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन टीचर भी हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में देख के सर। इनके साथ मौजूद हैं बहुत ज़बरदस्त सिंगर, इनका ताल्लुक सिंगिंग घराने से। मैं वेलकम करना चाहूँगी एहसन अब्बास का। थैंक यू एहसन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा आपको भी अपने शो में देखे। तो सर गुफ्तगू का आगाज करेंगे आपके ख्वाब से। ख्वाब देखा, सच साबित हो गया। बताएंगे क्या ख्वाब देखा था और हमारे शो में जिक्र हुआ और फिर वो पूरा भी हो गया? हाँ बिल्कुल ऐसी की बात है। आज से ये 13 नवंबर को मेरा प्रोग्राम चला था आप लोगों का कोहिनूर, और मैं कोहिनूर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी कि उन्होंने उस ख्वाब को एक मौका दिया बहुत से लोगों तक पहुँचने का जी। और वो ख्वाब जब पूरा हुआ तो मैं बेइंतहा खुश हुआ, और खुश होने के बाद मेरी आंखों से आंसू बह निकले, और मुझे पहली मर्तबा पता चला कि ये होते हैं खुशी के आंसू। तो बड़ा ही मैं खुश हुआ कि मेरे ख्वाब की ताबीर इतनी जल्दी मिल गई, और अगर इसी तरह कोहिनूर मुझे मौका देता रहा तो मैं अपने ख्वाब सुनाता रहूँगा, क्योंकि वो पूरे होते जाएंगे। और क्योंकि उस ख्वाब के पूरे होने से अगर एवरेज निकाली जाए 1 लाख लोग उस जगह से गुजरते हैं रोज़ाना जी, तो 30 लाख लोगों को उस ख्वाब के पूरा होने से मैं समझता हूँ आराम मिल गया। और उस आराम में पहुँचाने में असल में तो हाथ आप लोगों का है कि आपने मुझे वो ख्वाब सुनाने दिया, और उस ख्वाब के पूरे होने से मैंने बताया कि मेरी खुशी से आंसू निकल पड़े। वो ख्वाब क्या था कहते हैं तो दोहरा देता हूँ जी सर ज़रूर। वो ख्वाब ये था कि जी मैंने आज से कोई 1.5 माह पहले की बात है, आप लोगों के प्रोग्राम में आया तो यहाँ पर ही बैठा हुआ था। आपने पूछा कि आप कैसे हैं, कैसा आगाज़ हुआ? मैंने कहा आगाज़ आज सुबह हुआ ख्वाब से। और वो ख्वाब मैं देख रहा था कि चुबुर्जी की रोड टूटी पड़ी है, वो बेहतरीन बन गई है, उसके खड्डे पुर हो गए हैं, और वहाँ पर मैंने खुशी से जब देखा दोनों तरफ के वहाँ के खड्डे पुर हो गए हैं, तो मैंने ढोल वालों को बुला लिया जी। तो अब ढोल वाले ड्यू हैं, 1.5 महीने में वो खड्डे पूरे हो गए कब ढोल वाले आएंगे। ढोल वाले अब मेरी तरफ ड्यू हैं
क्योंकि वो ख्वाब सुनाने के बाद 1.5 महीने में वो सड़क के जो हैं वो खड्डे तो सर इसका ये मतलब है कि आप मेहनत करते रहें, अपने ख्वाब को लेके लगे रहें, मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह वो जरूर पूरे होते हैं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन उसी सूरत में है कि जब आप उस तकलीफ दे रास्ते पे चलते रहें उम्मीद का दामन पकड़ के जी। और कहीं आप की वो उम्मीद अगर बाहर आए तो फिर आप फील कीजिएगा कि खुशी के आंसू कैसे होते हैं। ऐसा ही क्या है मजा सर। आया था उस वक्त जब आंसू टप टप टपक रहे थे और मैं खड्डों के बगैर वहां से गुजर रहा था। अरे वाह, खुशी से। जबरदस्त सर। वो कमाल आपका हो ख्वाब गया। पूरा नहीं हुआ, आपके साथ काफी लोगों का भी ख्वाब काफी पूरा लोगों का हुआ। ख्वाब तो सर पूरा मैंने जिक्र किया था कि सुलह कर लेनी चाहिए अगर किसी की लड़ाई हो जाती है या इख्तिलाफ हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपकी किसी से कोई प्रॉब्लम हो तो आप सुलह कर लेते हैं, पहल कर लेते हैं? सुलह जो है अगर असूलों के ऊपर लड़ाई हुई है जी, तो फिर ज़रा मुश्किल है अपने असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना। जी। लेकिन अगर छोटी मोटी बात पे लड़ाई हुई है तो फ़ौरन बढ़ के सुलह करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कदम होता है ये। ऐसे ही। ऐसे ना आप क्या कहेंगे, आप ऐसा करते हैं अपनी सीनियर जूनियर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी इवेंट पे, कभी हो जाता है ना आप इवेंट पे लेट पहुंचते हैं या कोई बात हो जाती है तो इग्नोर कर देते हैं, आराम से सुलह भी कर लेते हैं कि कोई मसला नहीं है, मैं माजरत करता हूँ, या नहीं आप बिल्कुल भी नहीं, मैं माजरत करता हूँ हमेशा। और माफ़ी मांगने से असल में होता ये है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है असल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार जी। कभी ये एक फरमान भी है कि आपने फरमाया कि मुसलमान 2 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकता। बिल्कुल हो मुसलमान जी। और 2 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकता। अच्छा, यहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम का आपने एक जिक्र किया और मैं उसका एक छोटा सा वो मैं आपको सुनाता चलूं। सरकार का वाक़या है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि या अली अलैहिस्सलाम, दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है? दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है? तो आपने कहा कि ए बंदा खुदा, दोस्त हीरे की मानंद होता है और भाई सोने की मानंद होता है। और उसने कहा या अली, आपने दोस्त को ज्यादा कीमती चीज से बनिस्बत दी और भाई को कम कीमती चीज से। आपने फरमाया नहीं, आपने फरमाया कि हीरा एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता, जबकि सोने को बार बार पिघला कर भी उसको बनाया जा सकता है। तो इसलिए मैं वो बात वही थी कि हमारे रिश्ते भी ऐसे सोने की मानंद होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर रिश्तों में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को ये भी फरमाना कि अगर एहसास हो तो गैर भी अपने हैं, एहसास ना हो तो अपने भी गैर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो भी से पूछती है आजकल कैसे हेयर कलर चल रहे हैं और कैसा चल रहा है आपका काम विंटर में? काम ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कलर तो मोस्टली लोग कलर तो ओवरऑल चलते ही हैं। हाँ, सारे ऑलमोस्ट लोग अपनी पसंद से ज़्यादा आजकल जो चल रहे हैं कलर डार्क चल रहे हैं। डार्क चल रहे हैं, मींस ठीक के डार्क, जिस तरह चॉकलेट कलर है, हाँ, बिल्कुल। ब्लेज है, जो लाइट कलर थे ना, लाइट अब खत्म होते जा रहे हैं। सही। अब डार्क कलर आ रहे हैं ज्यादा, वो ज्यादा डार्क पसंद कर रहे हैं। डार्क कलर पसंद करते तो हैं। विंटर में डार्क कलर चल सकते हैं। डार्क कलर चल सकते हैं, लेकिन वो इतने डार्क नहीं कि जेट ब्लैक हो। हाँ बिल्कुल, थोड़े अक्सर लोगों के होते हैं। जिस तरह चॉकलेट कलर होता है डार्क, कॉफी कलर हो गया, वो भी अच्छा लगता है बालों पे। इस तरह के कलर ज्यादा चल रहे हैं। अच्छा, वो भी मैं पूछना चाहूंगी, ऐसा होता है कि अगर आप हेयर कलर करवाना चाह रहे हैं और आप इतने गोरे चिट्टे नहीं हैं तो आप कोई भी कलर करवा सकते हैं? ये जरूरी है वो ऐश गोल्ड करवाने के लिए आपके लिए नहीं, गोरा होना बहुत जरूरी है? लुक बहुत मैटर करती है। अच्छा, कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की, आपकी फील्ड क्या है, आप स्टूडेंट हो या वर्क करो, क्या करते हो, फिर उसके हिसाब से वर्क करना पड़ता है। ठीक है, ये जरूरी है। जैसे आप एक एंकर हो, एंकर को हम ज्यादा लाइट कलर नहीं कर सकते, जिस तरह गोल्डन कलर है वो कैमरे में अजीब कलर आता है, बिल्कुल येलो सा आना शुरू हो जाता है। हाँ जी, येलो ट्यून आती है जी। हम पर्सनैलिटी के हिसाब से कलर करते हैं, कोई भी कलर हर किसी को नहीं चलता। हाँ, ये भी है, ऐसा भी है, लेकिन अक्सर लोग ऐसे भी तो होते हैं ना, तस्वीरें साथ ले आते हैं कि भाई मुझे ऐसा ही कलर करवाना है क्योंकि ये एक्ट्रेस का कलर ऐसा है। को हम लोग ना उसी कलर को मैनेज करके देते हैं, मींस के ऊपर नीचे करके फिर उसको डिसाइड करके पहले कस्टमर से पूछते हैं क्या वो किस तरह का कलर चाहिए, फिर उसके लुक के हिसाब से कलर करते हैं। ठीक हो गया। तो सर से पूछेंगे, सर आज आप बहुत खुश हैं, आपकी वजह से हम भी बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं, सब खुश हैं, तो हम भी खुश हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आजकल बड़ा होमवर्क चल रहा है, दरख्त लगाने के लिए आप बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि एक टीम बने और काम हो, तो क्या क्या करना चाह रहे हैं आप?
मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जी कि वो मुझे मौका दे और 100 लोगों की एक टीम मुझे दे। ठीक है। मैं पाकिस्तान में ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के लिए निकलता हूँ सड़कों के ऊपर, और स्कूल्स में जाता हूँ, हॉस्पिटल्स में जाता हूँ। फंडिंग करें पीछे से। ठीक है। ट्री प्लांटेशन के लिए 100 लोग दें मुझे, मैं पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ और जगह जगह जाके हज़ारों दरख्त हम लगाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। 5 डेज अ वीक काम करेंगे। ठीक है। 100 लोगों की टीम के साथ मुझे झाड़ू पकड़ाएं। ठीक है। सबसे आगे मैं होऊंगा। 1 मिनट मुझे जी बात जी अब जी 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 complete कर प्लीज लेने। प्लीज। मैं झाड़ू पकड़ के चलता हूँ। ठीक है। और 100 लोग मेरे साथ होंगे। आप मुझे लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा, पेशावर, मुख्तलिफ शहरों में। खानीवाल, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, जहाँ मर्जी लेके जाएं। और उस सारे टाइम को जिस दौरान हम सफाई के लिए कर रहे हैं, हम झाड़ू से सफाई कर रहे हैं, कैप हम लगाएंगे। ठीक है। उस की कैप लगाएंगे जो हमारे लिए पीछे फंडिंग कर रहा होगा। यानी 100 लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी। उनको पेट लगा हुआ है, वो उनके किसी घर के है, बेटे बच्चे, हैं बिल्कुल। और एवरीथिंग। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में चलते हैं जाके लोगों को। अगर आप कहेंगे कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए काम करें तो हम अपने साथ किताबें भी बांटनी शुरू कर देंगे। अगर आप हमें पेंसिल्स देंगे तो हम पूरे पाकिस्तान में, लेकिन उसकी टीवी के ऊपर तशहीर हो। एक बात। दूसरी बात, मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक दुनिया में मदर्स डेज, फादर डेज, वैलेंटाइन डेज, अर्थ डे, ये सब कुछ मनाया जा रहा है। ट्री प्लांटेशन डे नहीं मनाया जाता पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान उसका आगाज करे। आपने 10 अरब पौधे लगाने हैं, उसमें से आप अपनी कौम को तोहफतन एक एक पौधा दें। 22 करोड़ पौधे लेके 22 करोड़ पाकिस्तानी निकलते हैं, अपने घरों के बाहर लगाते हैं और पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं कि हम आलमी तौर के ऊपर दरख्त लगाने की इस ना ख़त्म होने वाली मुहिम का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान से ट्री प्लांटेशन डे अनाउंस करें आप। ठीक हो गया। ये मेरी तजवीज़ है। जबरदस्त सर, बहुत अच्छा काम आपने जो सोच रहे हैं। होप सो ये हो भी जाए सर। 100 लोग आप कह रहे हैं, ग्रीन पाकिस्तान तो हो जाएगा इंशाल्लाह। क्लीन करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को। आपने देखा काफी लोगों ने मुहिम चलाई, स्टार्ट भी हुई, टीवी पे भी आए, लेकिन काम नहीं हो सका ना इसका। पहले तो एक मैं हदीस यहाँ कोट करना चाहूंगा कि सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल ठीक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हैं और उनकी इस हदीस का डायरेक्ट हमारी जिंदगियों पे असर होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा। बिल्कुल। उसकी 2 वजूहात हैं। हम जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ हमें सफाई के बारे में कोई लेक्चर नहीं दिया जाता। बिल्कुल। हम जहाँ जुमा अदा करने जाते हैं करोड़ों की तादाद से, वहाँ सफाई के बारे में कभी मैंने बात नहीं सुनी किसी खुतबे में कि मौलवी साहब ने, इमाम साहब ने आज सफाई के लिए अपने इलाके को मोटिवेट किया हो। ठीक है। तो ये 2 फॉरम्स पे क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं हो सकी, तो हम इन दोनों जगह पे, और आपको वो हदीस भी याद होगी कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। बिल्कुल। तो मदीने की रियासत के अंदर जब ये काम आपने करना है, इस काम को मुझे शुरू किए हुए तो 29 साल हो गए, एक आवाज़ बने हुए जी। लेकिन मैं इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, इंतहाई एहतराम से कहता हूँ कि उन्होंने इस प्लांटेशन मुहिम के बारे में जो भी टीम बनाई है, अभी तक हमें उनका कोई काम नजर नहीं आ रहा 1.25 साल गुजरने के बावजूद। ठीक हो गया सर। मैं आपसे टीम के बारे में भी बात करूंगी, उससे पहले हम एहसन से बात करेंगे। एहसन, क्या कर रहे हैं आजकल? नए प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, जारी है, मेहनत हो रही है? बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ तक कि सोने का भी नहीं पता। अभी एल्बम की तैयारी है पूरी जी। इंशाल्लाह। एल्बम के सॉन्ग आ रहे हैं जिसमें गाना है जान भी दे दो, मुंडा जाट मुल्तानी, और उसमें और भी बहुत से। एक गाना है मेरा बड़ा फेवरेट है, सजना दूर ना होई विछोड़ा सिया नहीं जाना, तू रह लेगा बाज मेरे ओए मैथों रिया नहीं जाना। वेरी नाइस। ये बड़ा मेरा फेवरेट सॉन्ग है और ये मेरे दोस्त ने लिखा है और उसी ने कंपोज किया। तो इसलिए इतनी ज़्यादा काम हो रहा है दिन रात, इतना कि मुझे मेरी फैमिली के पास बैठने का टाइम नहीं मिल रहा। माशाल्लाह। सर, इनके बारे में मैं बता दूं, इनके दादा बहुत जबरदस्त सिंगर थे और उन्होंने उन्हीं से इन्होंने सीखा और अभी गा भी रहे हो। क्लासिकल बहुत जबरदस्त गाते हैं और सीखा भी है। तो मैं पूछना चाहूंगी, अभी रियाज करते हैं उसी तरह से जैसे दादा करवाते? बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल करते। भाई गा रहे हैं, भाई आ रहे हैं सिंगिंग की फील्ड में? आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। कोई घराने से ताल्लुक है? हाँ जी, अमृतसरी बडालियन घराना। बडालियन घराना जी, हमारा बडालियन घराना है। उस्ताद
मंजूर हुसैन खान साहब, बाबा सरदार जनाब, सरंगी जनाब, नवाज, जनाब, बिल्कुल, मौला बिल्कुल। बख्श खां, मोहम्मद बख्श खां, हुसैन बख्श खां, हमारे बुजुर्ग अमृतसर से। अच्छा 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 अच्छा। तो जबरदस्त। अपने नए एल्बम के बारे में बताइए, वीडियोस बनना शुरू हो गई? बिल्कुल, वीडियो बनना शुरू हो गई, ऑडियो कंप्लीट हो गए हैं, कुछ अभी 1-2 हो रहे हैं ठीक है। और वीडियोस इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मंथ लगेंगे और उसको कंप्लीट करके इंशाल्लाह मार्केट में आएगा। बहुत से मज़े के सॉन्ग हैं और मैंने मूवी में भी सॉन्ग किए हैं। जबरदस्त। एक जंजीर मूवी है, उसमें भी सॉन्ग किए हैं, जिसमें सारे सॉन्ग टोटली मेरे थे। अच्छा हुआ ऐसे था कि हम वैसे ही उन्होंने बुलाया तकरीबन 3-4 सिंगर्स को, वाह। जी। उन्होंने कहा देखते हैं जिसका टोन समझ में आया। तो मैंने जब एक गाना गाया और ऐसे ही सब में आया था जैसे ऑडिशन हो रहा है, जी। और जब एक गाना गाया उसने कहा सारे तुमने गाने। आहा। तो मैंने कहा Very बिल्कुल मैं nice. गाऊंगा। वाह। तो Very उन्होंने nice. कहा कि डिफरेंट स्टाइल है, सोच लो। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह मैं गा जाऊंगा। और जबरदस्त। डिफरेंट स्टाइल के गाया, लेकिन बड़े कमाल के। बहुत और अच्छा। सभी जबरदस्त। साथ बहुत साइमा जहान है और दुर्दाना रहमान जो उनकी बेटी है माहम, वो हैं सिंगर साथ में, और बिल्कुल। हम कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा ऐसे प्लेबैक सिंगिंग करना मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम होता है। और ये बड़ा असर होता है ना कि हीरो पे सूट करी आवाज, यानी हाँ। पहले ज्यादातर ऐसा होता हाँ, था कि बहुत ये ज्यादा। आवाज इसी हीरो पे सूट करेगी। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल 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 ऐसे ही ऐसे होता- ऐसे ही होता था। तो ऐसे सिर्फ होता कौन था। फेवरेट सिंगर हैं आपके? मेरे तो मोहम्मद रफ़ी साहब सिंगर्स में, क्या और बात। गज़लों में मैं मेहदी हसन साहब मेहदी और हसन अमानत साहब, अली खान को वाह, पसंद वाह। करता हूँ, क्योंकि ये इस तरह के लोग हैं, ये चांद तारा किस्म के लोग हैं, ये दोबारा वाह। नहीं आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है मतलब सर। they were the actually these people were the contribution from Allah Miyan to the world, वाह। कि बिल्कुल। ये ले लो और इनसे गुजारा कर कर लेना। लो। जब वाह। भी खूबसूरत किसी चीज को जी चाहे तो ये लोग भी गुजरे थे इस क्या काफिला बात। वाह। जिंदगी। बहुत खूबसूरत। तो सर नए लोगों को सुना आपने? नए लोगों में ये मेरे लिए तो ये नए हैं, ये नुसरत फ़तेह अली खान के या राहत फ़तेह अली खान जो क्या बात। शागिर्द हैं, जी। मेरे लिए तो नए हैं, क्योंकि हम लोग तो पिछले ज़रा वक्तों के जी। लोग हैं, 70s 80s के लोग हैं हम तो। हम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो 70s to 90 के दरमियान का वक्त है। बिल्कुल। तो उस वक्त एक और तरह की क्लास मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा टैलेंट है। थोड़ा सा टैलेंट जो है, क्योंकि दुनिया सारी रॉक और इस तरह हो जी, गई, pop में। बिल्कुल। पॉप में कन्वर्ट हुई। माइकल जैक्सन वाज द पायनियर ऑफ द बिल्कुल, पॉप। मैं pop। समझता हूँ कि वो पूरी जी। दुनिया में, और ख़ास तौर पे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को बड़ा अफेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर रैप एंड पॉप का स्टार्ट हुआ। तो रैप एंड पॉप से क्योंकि सब कॉन्टिनेंट का ताल्लुक नहीं था, जी। हम लोग एक बंधी हुई मौसीकी और 7 सुरों से निकले हुए लोग थे। हज़ारों बिल्कुल। साल से वो मौसीकी बिल्कुल यहाँ ऐसे। गाई जाती थी। जी। तो उसको लपेट के इसको ऐड किया गया। अब इसके अंदर भी कभी कभी अच्छा लगता है कि जिस वक्त म्यूज़िक, पोइट्री और वॉइस, इन तीनों चीज़ों का जब तक कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनता, बहुत बिल्कुल। गाना बहुत अच्छा नहीं होता। क्या बिल्कुल बात। ऐसे ही है, ये ऐसे ही। तीनों चीज़ें ही म्यारी होती हैं तो पॉपुलर होता है। क्या बात। अच्छी शायरी, अच्छी मौसीकी और अच्छी आवाज़। मुझे तो ऐसा ही लगा ये सारे प्रोसेस से गुजर के। सर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको लग रहा है। पता बिल्कुल नहीं, सही I आपने don't बात know की। whether सर, I मैं feel एग्री like आपकी, that. मैं खुद एग्री हूँ आपकी बात से। बिल्कुल बहुत ऐसे खूबसूरत बात ही, है। ऐसे ही है। वो भी आप गाने सुनते हैं जब आपको फ्री आप होते हैं अपने काम से? जी जी, मुझे बहुत अच्छा म्यूजिक लगता है। तो कौन से सिंगर आपकी फेवरेट है? राहत अली। राहत सर जी, देख लें। वाह वाह, क्या राहत बात। बहुत राहत अच्छा अली गाता को है। सुने। अच्छा, बालों की बात करेंगे तो एक ओम्ब्रे कलर आज कुछ चल रहा है, हाफ बालों में कलर होता है, वो क्या कलर होता है और वो अच्छा लगता है क्या? सब करवा सकते हैं? उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? मोस्टली लोग करवा रहे हैं उम्र कलर। ओम्ब्रे कलर हाँ होता जी, है वो अच्छा, टिप्स पे से शुरू होता है, ठीक है। हाफ बालों तक होता है, सही। रूट से शुरू नहीं होता। रूट से नहीं होता। और जिनके ग्रे हेयर्स हैं वो क्या करें? ग्रे हेयर वाले, हाँ, ग्रे हेयर्स होते हैं ना, तो आप वो करवा लेते हैं, रूट स्ट्रेचिंग करवा लेते हाँ हैं वो बाद तो में। रूट टचिंग डाई हो जाता है ना। ठीक है, तो बेस लेकिन कलर ऊपर वाला कुछ जो होगा? ओम्ब्रे कलर होता है ना, वो डिफरेंस होता है। जिस ठीक है। तरह मेहरून, गोल्डन कलर, सिंगल कलर। जी जी, ऐश कलर नीचे होता है। ठीक है। आजकल ये ज्यादा चल रहा है। अंडरकट में जब लड़कियां कराती है ना, अंडरकट बॉब कट जो जी, चल रहा बिल्कुल। है शॉर्ट बालों में, उसमें ये ज्यादा सूट करता है कलर। ठीक है, मतलब ऊपर से आपका सिंगल कलर एक आ रहा है और नीचे वन से ट्यून आती है, जेट ब्लैक आती है ऊपर से, ठीक है। नीचे आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। कौन सा ज्यादा करवाया जा रहा है वैसे? ज्यादातर मेहरून कलर ज्यादा चल रहा है, ज्यादा अच्छा लगता है। रेड मेहरून ज्यादा चल रहा है। ठीक हो गया। क्या कॉलेज की लड़कियां करवा रही है? घर में रहने वाली खवातीन भी करवा सकती है ब्लैक और नीचे से मैरून?
ब्लैक कलर तो कॉमन कलर, वो तो कोई भी करवा सकता है। ठीक है, नहीं ब्लैक के साथ अगर नीचे आपने चेंज करवाना हो, हाँ जी करवाते हैं, लड़कियां करवाती हैं, ज्यादा तो स्टूडेंट करवाती हैं लड़कियां। ठीक है सर, आपने ग्रे हेयर्स इसलिए रखे ताकि आपकी पर्सनालिटी और ज्यादा हो जाए, क्योंकि ग्रे कलर बड़ा इनहेंस करता है आपकी पर्सनालिटी को, ऐसे ही? अच्छा नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पर साफ साफ ये बता दूं कि मैं बड़ी नेचुरल लिव करने में बिलीव करता हूँ जी। व्हेन आई वाज यंग तो नोबडी कैन एक्सपेक्ट मी कि ये कोई बूढ़ा है। ठीक है। और जब मैं बूढ़ा होना शुरू हो गया हूँ तो कोई क्यों एक्सपेक्ट करे कि ये जवान है। वाह। लेट द लाइफ गो द वे इट गोज टू। वाह, जिंदगी, जब मैं बूढ़ा होना शुरू हो गया हूँ तो लोगों को मुझे यही फील करना चाहिए कि ही इज टर्निंग टू ओल्ड एज टू, ये नहीं फील करना चाहिए कि ही इज टर्निंग टू बॉय अगेन। वो टाइम था, टाइम एक वक्त होता है, हर वक्त के साथ साथ जो वक्त आपका ये है। अब जो मैं नेचुरली जो मैं ये टाइम गुजारूंगा, क्योंकि मैं मेंटली इस एज को एक्सेप्ट करके चलूंगा, तो आई होप कि मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा रादर के मैं आर्टिफिशियली अपने आप को एक फीलिंग्स दैट आई डोंट लाइक। वही बात आ गई ना कि फील्ड के हिसाब से होता है। ये अगर कोई एक्टर है, कोई मॉडल है, वो तो ये लुक नहीं चाहेगा। हाँ, वो करवा लेंगे, वो करवा लेंगे। लेकिन सर इससे ये भी बहुत अच्छे लगते हैं ग्रे हेयर्स भी, काफी सूट कर रहे हैं। जी सूट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, सूट कर रहे हैं पर्सनैलिटी। आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर आपने जिक्र किया 100 लोगों की टीम से क्लीन कर देंगे आप इतने बड़े पाकिस्तान को, तो सर 100 लोग कौन से होंगे? यंगस्टर होंगे या जो भी? मैं क्लीन नहीं कर दूंगा, मैं मोटिवेट करूंगा पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को। ठीक है सर, कैसे करेंगे? सेमिनार से, किस तरह से? मैं बताता हूँ ना कि 100 लोग मेरे साथ, फर्ज करें कि मेरे घर के बाहर से ये काम शुरू होता है। ठीक है। 100 लोग झाड़ू लेके मेरे साथ झाड़ू लगा के जिस वक्त वहाँ से गुजरेंगे और उनका टेलीविज़न के ऊपर दिखाया जाएगा कि ये 100 लोग जो हैं रिवाज गार्डन को और उससे मुहल्का इलाकों को साफ़ कर रहे हैं, और इनका पैगाम वहाँ के तमाम लोगों को ये है कि आज हम सफाई करके जा रहे हैं, कल फैसलाबाद हमने जाना है, तो हम आपके ये सफाई करके इसलिए जा रहे हैं कि आप बच्चे, बूढ़े, जवान सफाई की तरफ तवज्जो दें। जब वो आप बार बार एक टीम पूरे पाकिस्तान में काम करती फिर रही है और डेली की बुनियाद पे आप उन्हें दिखा रहे हैं कि आज ये टीम यहाँ पहुँच गई, तो आप क्या समझते हैं कि 22 करोड़ लोगों में मोटिवेशन क्रिएट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। वो कहेंगे कि ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी। सबसे बड़ी बात तो बीइंग एन टीचर, जिस वक्त मैं झाड़ू लेके मैदान में उतरूंगा तो टीचर्स ये एक लम्हे के लिए सोचेंगे कि इसने झाड़ू पकड़ के क्यों लगाना शुरू कर दी। ये मेरी मोहब्बत है, मैं अपनी धरती को लगाना चाहता हूँ, साफ करना चाहता हूँ, मेरे पास इसका सीधा सा जवाब है। ठीक है। और दूसरी बात, मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये ना कहते कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो शायद गोरे भी मोटिवेट ना होते सफाई के हवाले से। ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने तो ये अरबी को ट्रांसलेशंस की और उसमें से जो बेहतरीन चीज़ें थी वो यूरोप का रेनेसां बना, उसी ने यूरोप में तब्दीली पैदा की। यानी सफाई निस्फ़ ईमान का मतलब पता क्या है कि आप सुबह जिस वक्त फजर की नमाज के बाद आप शहर में एंटर हो रहे हैं तो आप टोटली साफ सुथरे होने चाहिए फजर की नमाज के बाद। तो तमाम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन्होंने सफाई को प्रायोरिटी के ऊपर रखा हुआ है। उससे जर्म्स नहीं पैदा होते, उससे फ्रेशनेस पैदा होती है एक एटमॉस्फेयर में, और वो क्या कितना बड़ा तोहफा है कि आपको पूरा शहर साफ सुथरा मिल रहा हो, आपके स्कूल साफ सुथरे मिल रहे हों, हॉस्पिटल साफ सुथरे मिल रहे हों, और यहाँ से जो लाखों दरख्त सड़कें चौड़ी करने के लिए काट दिया गया है, चलें वो अच्छा किया, ट्रैफिक नहीं संभाली जानी थी, आइंदा आने वाले चैलेंज के लिए थोड़ा सा रास्ता बन गया, लेकिन वो दरख्त लौटाने हैं, ना सिर्फ लाहौर को लौटाने हैं बल्कि जहाँ जहाँ काटे गए। तो जब आप मोटिवेट ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ टेलीविजन के ऊपर बता देंगे कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बनाना शुरू कर दिया और उसको ना सिलेबस में देंगे, ना उसकी टीम को कहीं दिखाएंगे, ना कहीं उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा,
ना कोई तस्वीर अखबार में छप रही होंगी, तो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर तनख्वाहें देने की जरूरत क्या है उन लोगों को जिनको आपने टीम बना के बिठाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, आपने जिक्र किया 100 लोगों का, हम दुआ करते हैं ऐसा ही हो, ये स्टार्ट भी हो जाए। हाँ, सर कैसे मजीद कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? क्या कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जब तक आप काम नहीं कर रहे या प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तो अवेयरनेस कैसे दी जाएगी? देखें, एक तो अवेयरनेस की ये एक बड़ी छोटी सी कोशिश है कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के ये बात कर रहा हूँ जी, कि किसी तरीके से ये अरबाब इख्तियार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचे कि हमने अमली इकदाम के लिए बाहर निकलना है। ठीक है। मैं आपको एक और आसान रास्ता बता देता हूं कि आप हमारी 100 लोगों की टीम पे मेरे पे आप कांटा मारें और कल आपकी वजीर माहौलियात टेलीविजन के ऊपर आके कहे कि हम इस 1 फरवरी को इंटरनेशनल ट्री प्लांटेशन डे बना रहे हैं। ठीक है। और तमाम पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश ये है कि वो अपने घरों के बाहर एक एक पौधा लगाएं और आप उसको सेलिब्रेट करें उस ओकेजन को। आप मुझे ना टीम बनवाएं। नहीं सर, अगर आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। तो 22 करोड़ पौधे लग जाते हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कुछ और अगर ये बात को लाउड कर दिया जाए और जो मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्री प्लांटेशन डे बनाए, तो आप बाकी 7 अरब दुनिया को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आप भी हमारे साथ पौधे लगाएं इस क्या कहते हैं दुनिया की बका और खूबसूरती के लिए। जी ऐसे ही है। हम 7 अरब लोगों को और इन्वॉल्व कर लेंगे अपने साथ। ठीक हो गया सर। इसके अलावा बात करते हैं हेयर्स के बारे में, वापस आते हैं हेयर्स की तरफ। तो सर बताइए, आजकल बाल टूट बहुत ज्यादा रहे, मर्द हजरात के भी, खवातीन के भी, तो क्या कहेंगे? आजकल सर्दी का मौसम है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि गर्म पानी से हेयर वॉश नहीं करने। जब आप गर्म पानी से हेयर वॉश करते हैं तो डेंड्रफ आता है, जब डेंड्रफ बालों में आता है तो बाल टूटना शुरू होते हैं। आप जब भी वॉश करें नॉर्मल पानी से करें, ताज़ा पानी होना चाहिए वॉश के लिए। ठीक हो गया, ताज़ा पानी होना चाहिए। ऑयलिंग करें बालों में, ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। लोग ऑयलिंग नहीं करते, सर्दी में ना ड्राई हो जाते हैं हेयर, उस वजह से टूटना शुरू होते हैं बाल। ठीक हो गया। इसकी वजह से बाल टूटते हैं। जो हेयर कलर करवाते हैं क्या उसकी वजह से भी बाल डैमेज होते हैं? जी, हेयर कलर से भी बहुत डैमेज होते हैं। बालों की थ्योरी देखें कि उस पर कौन सा कलर सूट करेगा। कुछ लड़कियों के बाल होते हैं ऑलरेडी पहले ही लाइट होते हैं, टूटते हैं, फिर वो कलर लाइट लेना शुरू कर देती हैं। जब लाइट कलर आप लेते हो ना तो बालों का जो टेक्सचर होता है ना वो भी लाइट होना शुरू हो जाता है, उससे बाल टूटते हैं। सबसे पहले अपने बालों की थ्योरी देखो कि इसको कौन सा कलर सूट करेगा, डार्क करेगा या लाइट करेगा, वट एवर कोई भी कलर सूट नहीं करता बालों में। देखिए मेरे पास कल कस्टमर एक आई है तो उसके ऑलरेडी पहले ही बाल लाइट थे। ठीक है। बालों का टेक्सचर लाइट था, मीन्स के उसके वो थिक बाल नहीं थे। मुझे कलर दिखा रही है जी ये मुझे कलर कर दें तो मुझे सूट करेगा। मैंने कहा आपको सूट तो करेगा लेकिन आपके बाल डेड हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। नहीं जी मुझे आप कर दें, मैंने नहीं करके दिया। मैंने कहा वापस चले जाओ। ठीक है। कुछ लोग ये चीज़ें नहीं देखते कि मेरे बालों में ये चीज़ सूट करेगी भी या नहीं करेगी। जब वो कर देते हैं, कुछ लोग जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं ना होता वो तो काम कर देते हैं, ठीक है ना, तो बाद में उनके बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसी टाइम नहीं होंगे, 1 माह बाद, 2 माह बाद, कुछ दिनों बाद बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके बालों में इतनी जान भी है या नहीं है, क्या आप इतना केमिकल लगवा रही हैं। ठीक है। आप जब हेयर कलर करवाते हैं तो उसके बाद क्या कोई ट्रीटमेंट होती है बालों के लिए? ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है। और क्या एक बार ही काफी होता है? नहीं, ट्रीटमेंट ये होता है कि कुछ लोग अब बालों को सीजर जब लगती है ना, जिस तरह एक पौधा है उसको हम काटते हैं, वो फ्रेश होता है और बढ़ता है, बाल भी सेम यही चीज़ है। जब इसको थोड़ा सा ट्रिम करते हैं ना इसके एजेस, ये भी बाल बढ़ते हैं क्योंकि बाल जानदार है, इसको डाइट की ज़रूरत है। इसकी डाइट यही होती है जो ऑयलिंग करते हैं हम लोग, तो इसके लिए जरूरी ऑयलिंग कर लेनी चाहिए। ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। इसकी ट्रीटमेंट सबसे बड़ा ऑयल है, लेकिन ये है कि घंटा 2 घंटे बालों में ऑयल लगाएं, बाद में शावर ले लें। बाद में शावर ले लें। बालों की बात कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बालों में ऑयल लगा रहने देते हैं, रूट्स उनके कमजोर हो जाते हैं। फिर वो जब ऑयल लगाने से जी ऑयल 24 आवर आप लगा रहेगा ना बालों में, रूट्स कमजोर हो जाते हैं। जब रूट्स कमजोर होते हैं भी बाल निकलना शुरू हो जाते हैं बालों में से। हाँ, जैसे कि वो सैटरडे वाले दिन लगा ले और संडे भी गुजार ले, मंडे वाले दिन हेयर वॉश करके स्कूल जाएंगे, वैसा नहीं करना। 3-4 घंटे मैक्सिमम काफी है। 2-3 घंटे काफी है, बाद में आप शैम्पू यूज करें, जो मर्जी करें। सही हो गया। तो ऐसे ना आप कॉन्शियस है अपने इवेंट्स वगैरह पे जाने से पहले आप जाते हैं सैलून अपने बाल बनवाने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, ये तो करना ही पड़ता है। ये जरूरी है।
तो क्या ऑयलिंग चॉइलिंग करते हैं आप? हाँ, मेरी वालदा करते हैं। वो आपके बालों में करती है। मैं पूछना चाहूंगी कितना जरूरी होता है एक सिंगर के लिए भी अच्छे से बाल बना के वेल ड्रेस होके जाना अपने इवेंट पे? देखें जी, इंसान की जो पर्सनैलिटी है 2-3 चीज़ों से निकलती है, बालों से, ड्रेसिंग से, उसके जूते से जी। क्योंकि देखें जो एक आर्टिस्ट है ना, हाँ जी, उसकी फैन फॉलोइंग तब बनती जब उसकी गुड लुकिंग होगी। जब एक सिंगर है ना वो खुद गुड लुकिंग है ना, तो उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि आपकी सोच नहीं। ठीक हो तो गया। इनको बहुत जरूरी होता है, जिस तरह इनका अपना एक गाना या कोई भी इस तरह का आप ये निकालते हैं, इनको स्टाइलिंग भी करवानी चाहिए। अब मेरे पास काफ़ी सिंगरों के लोग पिक्चर लेके आते हैं कि मुझे इस तरह की स्टाइलिंग करवा दें। उसकी रीज़न ही यही कि उनको गुड लुकिंग लगना चाहिए, उनको लगना भी ज़रूरी है। तो ऐसे से पूछेंगे, ऐसे आप अपने लिए गाने लिखते हैं? आपने कोई गाना लिखा और फिर वो गाया? तकरीबन 3 एक सॉन्ग मैंने लिखे खुद। ठीक है। और बाकी मैंने दूसरे लोगों से लिए। वो भी इस तरह ही था कि मतलब किसी चीज़ में डूबा, जैसे एक शायर होता है जी। तो वो बस देखते देखते ट्यून बनी और ट्यून बनते बनते ऐसे कुछ गुनगुनाता गया और वो अच्छा बन गया। तो जब किसी को भी सुनाया तो उसने कहा कि ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो फिर इस तरह करके हमने इसको रिकॉर्ड किया। अच्छा, आपके जैसे दादा अबू बेहतरीन गाया करते थे, तो कभी प्रेशर हुआ कि जब आपने गाना स्टार्ट किया कि हाँ दादा अबू बहुत अच्छा गाते, मैं उतना गा पाऊंगा या नहीं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। असल में मैं ये बात बड़ी अच्छी, आपने बहुत खूबसूरत, कभी सवाल नहीं इस तरह का हुआ, लेकिन आज हुआ, मुझे बड़ा मज़ा आया इसका और जवाब भी बड़ा मज़ेदार है जी। अच्छा, जो एक जैसे आजकल सिंगर्स चल रहे हैं वो घरानों से नहीं होते और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, वो जैसा मर्जी गा जाते हैं। अच्छा, वो आते हैं, इधर उधर की आवाजें लगाई, लगी नहीं लगी, उन्होंने गा के परफॉर्म कर दिया, दुनिया ने क्लैप कर दी, वो चलेगी। ठीक है। अच्छा, जब एक घराने वाले किसी बच्चे की बारी आती है, किसी सिंगर की, किसी इंसान की बारी आती है, तो उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। ठीक है। अब दुनिया को ये भी है कि ये एक घराने से है, ये अच्छा गाएगा, अब ये तवक्कात है ये बहुत अच्छा गाएगा। अच्छा, अब उसमें से थोड़ा सा भी अगर कम, क्योंकि गायकी है, हमारे बुजुर्ग कहते थे हवा में गिरा लगाना। हवा में गिरा लगाना, आवाज का सुर के साथ कनेक्शन ये है। अच्छा। कि हवा के साथ सुर निकाला, गले में सांस लिया और गिरा लगाना है उसको दबा के, और उसी का नाम गायकी है, इसी को सुर कहते हैं। इसी चीज़ का रियाजात करते हैं बचपन से, बड़े बुजुर्गी तक जो हमारे खान साहब गुजरे, जो बुजुर्ग गुजरे, वो भी इसी चीज़ को हवा में गिरा लगाना। मजबूती तब आती है जब आप इसको कंटिन्यूटी करते रहते हैं। जैसे महेंद्र सिंह साहब से कहा गया कि पहलवानी है ये जी, जिसको करते रहोगे तो ठीक रहेगा, अगर नहीं करोगे तो ये पीछे छोड़ देगा, वही सुर कमज़ोर हो जाता, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, जहाँ पे आपका सवाल है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम गा रहे हैं, जैसे हमारे बुजुर्गों की पंजाबी पूरी दुनिया में हिट है, माइया तेरे वेखन नूं चुप चरखा गली दे विच डावा, तो ये हमारे बुजुर्गों की पंजाबी। अब पूरी दुनिया गा रही है, मैं नहीं गाता, एक खौफ है दिल में। मेरे दादा अबू जो ठुमरियाँ याद करवाते थे जी, ये मैंने उनके बाद ही प्रोफेशनली गाने शुरू की। उनके सामने मैं कभी गा ना पाया और बड़ी मुश्किल सी रियाज करवाते थे, और बहुत मुश्किल सी, पहले खूब सारी खिदमत, खूब सारी, जब थक जाता इंसान, जब बच्चा कोई थक जाता तो फिर जाके कहना अब आवाज लगाओ, तब आवाज नहीं लगती। अब एक बंदा गाड़ी से उतरा है, घर से पैंट शर्ट पहनी उसने जीन्सी पहन के, जैकेट पहन के आया, गाड़ी में उतरा, उसको क्या पता हो कि गाने कैसे गाते हैं, कैसे करते हैं। अब एक बंदे को इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। अच्छा, वो खिदमत भी इस तरह की करवाते थे, फलां चीज ऊपर छोड़ के आओ, फलां चीज लेकर आओ। अच्छा, जाके भी कुछ लेके जाना, आती बार भी फलां जगह से मेरी ये सामान लेके आओ, जब इंसान आ गया फिर मुझे दबाओ, जब दबा दिया फिर कहना अब गाओ। अब तो वैसे ही सारा कुछ ऑफ हो चुका मूड सारा। बिल्कुल। और इसी चीज की रियाजत की वजह से फिर ये है कि आशा जी ने, हमारे हमसाए मुल्क में सिंगर, बहुत बड़ी सिंगर आशा जी, उन्होंने कहा, एक हेमन ब्रिजवासी लड़का बहुत अच्छा गाता था, छोटा था, सामरे गाया उसने, तो आशा जी ने उस वक्त कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारा टोन भी बहुत अच्छा है, तुम बहुत खुला गाते हो, हाँ मगर रियाजत के साथ गाओगे तो हजारों साल गाते रहो, बगैर रियाजत के गाओगे कुछ साल गाओगे और ख़त्म हो जाओ। तो बस रियाजत का ये चक्कर है। रियाजत का ये चक्कर है। तो ठीक हो गया। तो कभी डांट पड़ती थी जब आप रियाज करते थे अपने दादा? बहुत ज़्यादा। आपकी, मैं पूछना चाहूँगी, आपके चचा भी गाते, आपके अब्बू ने नहीं गाया गाना? नहीं। क्यों, क्या वजह थी? अच्छा, वालिद साहब ने बिल्कुल भी नहीं गाया,
असल में वो दादा अबू से बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहते थे, अच्छा, डरते थे। और मेरे दादा अबू का टू बी फ्रैंक मैं ही था सारे घराने में से हमारे। बहुत से उनकी वो एक इंसान जब बुजुर्गी आलम में जाता तो वैसे भी तबीयत तलख सी हो जाती हाँ है, जी, ऐसे ही है, बच्चों की तरह हो जाती है। तो वो सिर्फ मोहब्बत मुझे ही मिलती थी, हालांकि क्योंकि मैं बर्दाश्त करना चाहता, सारी उनकी डांट बर्दाश्त करता था। और उस वक्त में भी मैं उनको कहता था, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने ये कहा था कि ये बात याद रखना कि अगर मैं तुम्हारा बाप हूँ तो वो मेरा बाप है, तो उनकी खिदमत ऐसे करना कि जैसे मेरी खिदमत कर रहे। तो फिर मैंने उनसे मोहब्बत की, और जब मैंने उनसे मोहब्बत की तो फिर ये मुझे मोहब्बत में ये चीज़। अच्छा, एक दफ़ा का जिक्र है कि सब बच्चे गा रहे थे और हम सब एक एक बारी, और वो सुन रहे थे। अच्छा, हमें नहीं पता था कि वो सुन रहे हैं, और बड़े जो होते हैं ना सुर को बड़े बारीकी से सुनते हैं। हमारे घरानों में हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, इजाज़त नहीं है बाहर गाने की, लेकिन इतना सुर में गाती हैं कि घर में कोई भी इवेंट होता है तो वो सेहरा खुद गाती हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे कोई बीने, कोई क्लांट शुरू हो गई हो, इस तरह की। ठीक है। तो जब मैं गा रहा था तो उन सब बच्चों में उन्होंने जब मुझे सुना ना तो वो मुस्कुराए। उन्होंने मुझे कहा, इधर किससे सीखा? मैंने कहा जी किसी से नहीं सीखा, मैं तो बस आपको सुना और ये कुदरती तौर पे मेरे अंदर आया। कहते अच्छा, आज के बाद तू मेरे पास बैठेगा। वाह। तो ये फिर करामात हुई। तो आपने ठुमड़ी का जिक्र किया, जो कि बहुत कम लोग गाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, तो आप सुनाएंगे कुछ हमें? ठुमरी मैं जरूर सुनाऊंगा। अच्छा, ठुमरी की गायकी होती है कि बोल को उजागर करना होता है सुर से। ठीक है। असल में ये है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन भी नहीं होती। इसको अगर करे, अगर कोई भी इंसान करे, कोई भी कर सकता है। जो आजकल के सिंगर्स देखते हैं कि क्लासिकल को छूते भी नहीं है, वो कहते बड़ा मुश्किल काम है, तो इतना मुश्किल काम भी नहीं, करने वाले के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो इसको बोल से उजागर करना होता है जी। तो वो मैं आपकी पेशे खिदमत करता हूँ। जी जी। नैना मोरे तरस गए, नैना 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 मोरे तरस गए, आजा बलम परदेस, नैना 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 मोरे तरस गए, आजा बलम परदेस, मोरे पपीता हो, मोरे पपीता मोर पपीता कोयल बोले, मोर 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 पपीता कोयल बोले, मुझ बिरहन का मुझ बिरहन का जिया रात डोले,
काले बादल, काले बादल, काले बादल बरस गए, आजा बलम परदेसी, नैना 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 मोरे तरसा गए, आजा बलम परदेसी। जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर क्या कहेंगे आप एहसन की सिंगिंग के बारे में, कैसा गाया उन्होंने, कैसा? हाँ, मुझे कुछ प्रोग्राम सुनने का मौका मिला है उन वक्तों में, 80s में और 90s में, अलहमरा में। हाँ जी। और उस ज़माने में क्लासिकल और सेमी क्लासिकल आर्टिस्ट जो थे वो सुनाया करते थे, तो इन्होंने उस दौर की याद करा दी है। बड़ी खोया हुआ और गुमगुश्ता सा वो ज़माना लगता है आजकल के दौर में। आई थैंक यू हैं। जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जी बॉबी से अब बात करेंगे, बाल टूटने की बात हो रही थी, जो मर्द हजरात गंजापन होना शुरू हो जाता है उनके लिए क्या किया जाए, कैसे रोका जाए जो बाल टूट रहे, और अगर हो गया तो उनके लिए क्या कोई हल है, कोई सोल्यूशन है क्या? उन्हें भी एक्सटेंशन लगवा लेनी चाहिए? उनके लिए भी कोई बन गई है एक्सटेंशन? एक्सटेंशन तो बननी हुई उनके लिए भी जी। हमारे इतने सिंगर है जिन्होंने लगवाई भी हुई है। अच्छा। उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता काफी लोग हैं जिन्होंने लगवाई हुई है। सही। ये पहले एक्सटेंशन निकली ही मर्द के लिए थी, अब निकली औरत के लिए, जो खवातीन के लिए निकली है ना, वो भी उनके लिए निकली हेयर लंबे करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वरना तो ये मोस्टली जितने हमारे पुराने सिंगर हैं या लोग हैं, इन्होंने काफी लोगों ने लगवाई हुई है। ठीक है, वो परमानेंट ही होती थी। लगवाई हुई इन्होंने। ठीक हो गया। तो वो शैम्पू वगैरह कैसा यूज करें, या ऐसा होता है, एक हमारे पास हेयर ड्रेसर आए थे, वो कह रहे थे शैम्पू अप्लाई करने से पहले उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर ले, उससे बाल ठीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है या नहीं? जैसे शैम्पू बने आप यूज करें उन्हें? नहीं, ये होता है ऐसे, आप ड्राई बालों में शैम्पू डायरेक्ट नहीं लगा सकते जी। बाल तो पहले आपको वेट करने पड़ेंगे। नहीं, हाथ पे पहले शैम्पू रखे, उसके अंदर पानी मिक्स करें लाइट सा, तो फिर अप्लाई करें आप अपने बालों में। हाँ, ऐसा भी होता है, लोग करते हैं, होना भी ऐसा चाहिए। अच्छा, होना भी ऐसा चाहिए। देखिए, एक केमिकल है शैम्पू, बिल्कुल। साबुन शैम्पू केमिकल है। जी। आप जब डायरेक्ट लगाते हो ना अपने हेयर के अंदर, ठीक है ना, तो वो डायरेक्ट रूट्स में जाता है, तो उससे बाल डैमेज होते हैं। सही, इसी तरह अप्लाई करना चाहिए हमारा शैम्पू, और वीक में 3 बार ऑयल भी लगा लेना चाहिए। ऑयलिंग तो जरूरी है ना, आप पूरा वीक लगा सकते हो ऑयल। अच्छा, लेकिन सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। तो सर से बात करते हैं, सर टीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि आप एक बेहतरीन टीचर हैं और काफी स्कूल में आपने सर्व भी किया, तो आप टीचर की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आज का टीचर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है? क्या आज का तालिब इल्म भी अपनी फ्राइज पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा? देखिए, तालिब इल्मों का कसूर मैं नहीं निकालूंगा जी। मैं अगर थोड़ा सा क्रिटिसाइज करूंगा तो अपने एजुकेशन सिस्टम पे, और दूसरा मैं क्रिटिसाइज इस बात पे करूंगा कि टीचर्स का कोई किसी ट्रेनिंग प्रोसेस से तो कोई टीचर नहीं गुजरा हुआ जी। ट्रेनिंग वो बहुत ज़रूरी होती है। हाँ जी। कि अगर आपने प्राइमरी को पढ़ाना है तो आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम लोग तो बस ऐसे चले आ रहे हैं, ठीक है, कोई ट्रेंड टीचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं निकले हुए हम लोग। एमए कर लिया, जॉब नहीं मिली तो चलो टीचिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब कोई काम नहीं करने को मिलता तो हम टीचिंग कर लेते हैं, जबकि इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। इसके लिए ये तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, आप नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे होते हैं। जी। तो आपने नेशन किस तरह बिल्ड करेंगे इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट? सही होगा। या वक्त तो है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ एक जबरदस्त सिंगर मौजूद है एहसन, तो एहसन से उनकी खूबसूरत सी आवाज में उनका गाना भी सुनेंगे प्लीज। कहे ओ जाने जाना, जान भी
तेरे बिन रहूं तुझसे मैं क्या कहूँ, दिल मेरा ये कहीं भी लगे ना, जान भी दे तू कहे ओ जाने जाना। तेरे बिन रहूं तुझसे मैं क्या कहूँ, दिल मेरा ये कहीं भी लगे ना, जान भी दे तू कहे ओ जाने जाना। मुझ में तू है कहीं समाया, क्या करूँ मैं मेरी जाना, मुझ में तू है कहीं समाया, क्या करूँ मैं मेरी जाना, मैं तेरा प्यार तू मेरा यार हुआ, जान भी दे तू कहे तू जाने जाना। तेरे बिन रहूं तुझसे मैं क्या कहूँ, दिल मेरा ये कहीं भी लगे ना, जान भी दे तू कहे ओ जाने जाना। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मजे मजे की बातें जारी हैं और बात कर रहे थे हेयर्स के बारे में, सिंगिंग के बारे में, दरख्तों के बारे में भी बात की जो हम सब की जिम्मेदारी है। हमें भी अपने घर से स्टार्ट लेना चाहिए, हम सबको एक एक पौधा लगाना चाहिए, हमारी भी जिम्मेदारी है और इसे स्टार्ट कर देना चाहिए। अब अपने एक एक बच्चे से को भी बताइए घरों में कि पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है, दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेक के बाद हमें बड़े ज़बरदस्त मॉडल ने, एक्टर ने ज्वाइन किया है जो बहुत ज़बरदस्त मॉडल तो हैं और आजकल ज़बरदस्त एक्टिंग भी कर रहे हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी अपने बड़े प्यारे गेस्ट का जी। अली जफर है हमारे साथ। वेलकम टू द शो। अली जफर, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में देख के। थैंक यू सो मच। क्या मसरूफियत है आजकल, क्या चल रहा है? मॉडलिंग वगैरह के साथ साथ एक्टिंग भी जारी है? जी, मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग भी कर रहा हूँ। मॉडलिंग तो ये कि अब थोड़ा कम कर दिया, लेकिन मोस्टली एक्टिंग पे मेरी प्योरिटी ज़्यादा है। ज़बरदस्त। एक्टिंग में मज़ा भी आता है और हर आसान काम नहीं है एक्टिंग, लेकिन ये है कि एक्टिंग में ये कि अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। अली जफर, आपने जिक्र किया कि एक्टिंग आसान नहीं है, बिल्कुल, लेकिन अच्छा लगता है, तो मॉडलिंग क्या आसान है? आसान तो कोई भी काम नहीं है, आसान नहीं और है। बस ये कि उस काम को आप सही तरह से सीखें और उसे समझें तो फिर वो काम सही हो जाता है। और अगर मैं कहूँ अली जफर को एक मौका दिया जा रहा है और आपने सिलेक्ट करना है आपको एज अ मॉडल जाना जाए या एक्टर, तो क्या कहेंगे आप? एज अ एक्टर। एज अ एक्टर। बेसिक मैंने स्टार्ट लिया ना मॉडलिंग से? बेसिक मैंने स्टार्ट लिया एक्टिंग से मॉडलिंग में आया, मॉडलिंग से फिर वापस एक्टिंग में आ गए। जबरदस्त, वापस आ गए आप। तो मॉडलिंग में जाके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता है रैंप वगैरह करना, ब्रांड शूट्स वगैरह करना, ये वो अच्छा है, रैंप बहुत मजे का है। तो एक्टिंग की अगर बात की जाए तो कौन है फेवरेट एक्टर आपके सीनियर्स में? सारे फेवरेट हैं। नहीं, मतलब एक का नाम नहीं लेना। आजकल किन के साथ काम कर रहे हैं आप? आजकल मोमिर राना है, उनके साथ हूं। उनके साथ काम कर रहे हैं। साथ में दानिश तैमूर है।
जबरदस्त। उनके साथ सीरियल कर रहा हूँ, दानिश के साथ, मोमी भाई के साथ मूवी कर रहा हूँ। जबरदस्त। तो इसलिए ये सारे आपके फेवरेट हैं? सारे फेवरेट है क्योंकि सबकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, हर एक में अपनी अपनी एक क्वालिटी है जी। तो वो जिसकी भी जो क्वालिटी देखे वो बहुत अच्छी है, तो इसलिए किसी एक के लिए करना मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया। तो हमारे साथ बॉबी भी मौजूद हैं, तो एक्टर भी, मॉडल भी आ चुके हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी इनके बाल कैसे हैं? बाल बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसकी लुक सूट करते हैं, इनको सूट करते हैं। तो अब पहले एक ट्रेंड ये भी आया था कि गर्ल्स ने भी करवाना शुरू कर दिए थे परमानेंट ऐसे बाल। लूज कर्ल्स करवाती हैं लड़कियां, अभी भी करवाती हैं। मोस्टली जब शादी के इवेंट्स होते हैं ना जी, कोई बर्थडे का इवेंट्स, उसमें कर्ल्स ही चलते हैं, ज्यादा कर्ल्स चलते हैं। तो अब परमिंग करना दोबारा से स्टार्ट हो गया है, पहले अब आजकल दोबारा से ट्रेंड तो ट्रेंड्स आ गया होगा, काफी लोग करवा रहे हैं, लड़के करवा रहे हैं ये दोबारा, लड़के करवा रहे हैं। अली जफर आपके तो ये नेचुरल ये नेचुरल इनके है, नेचुरल है। जबरदस्त। तो जो परमिंग परमानेंट भी होती है? जी होती है, लेकिन नहीं परमानेंट यही होती है 6 माह के लिए, 3 माह के लिए। अच्छा। जब रूट से नई ग्रोथ निकलती है वो तो स्टेडी निकलेगी ना, इसलिए वो 6 माह के बाद आप बाद में फिर करवा सकते हैं। अच्छा, जैसे आप रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो करवाते हैं, तो अगर परमिंग करवाएंगे तो आपको नहीं लगता कि बाल ज्यादा खराब डैमेज होते हैं एक्सप्रेस करके आप बालों को कर रहे हैं? देखें, अगर आप रिबॉन्डिंग करवाते हैं, कर्ल्स करवाते हैं, बालों में डैमेज तो होंगे। उसकी रीजन ये कि केमिकल कोई भी लगता है वो डैमेज करता है हेयर को, लेकिन जब आप एक दफा करवा लेते हैं उसकी रीजन ये है कि बाद में आप 6 माह बाद, 2 माह बाद नहीं करवा सकते, कम से कम 2 ईयर तक करवा सकते हैं आप। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, मतलब जो भी चीज कुछ लोग ऐसा होता है कि आप एक केमिकल लगवा लेते हैं, बाद में फिर केमिकल लगवा लेते हो, बिल्कुल जिस तरह लोग रिबॉन्डिंग करवाते हैं उसके बाद लोग डाई करवा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर उससे बहुत डैमेज होते हैं उससे हेयर। ठीक है, एक ही चीज करवा सकते हैं, या डाई करवा लें या रिबॉन्डिंग करवा लें, दोनों चीजें नहीं करवा सकते। अगर आपने रिबॉन्डिंग करवा ली तो डाई कितनी देर के बाद करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए आप? ये तो डिपेंड करता है कि आपने डाई करवाना कौन सा है। अगर तो आप लाइट कलर करवाते हो वो थोड़ा टाइम लगता है, कम 6 से 7 माह बाद। कलर नहीं आता क्या? नहीं, कलर आ जाता है, लेकिन हेयर डैमेज हो जाते हैं ना उससे। जब रिबॉन्डिंग आप ले लेते हैं 1 माह बाद या 15 दिन बाद आप जाते हो करवाने के लिए कलर, क्योंकि वो बाल लाइट करने पड़ते हैं, कट डाउन होता है, उससे बाल डैमेज होते हैं। ठीक हो गया कि मतलब अगर आप नॉर्मल कलर करवाना चाहते हैं वो तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, वो आप डार्क कलर करवाना चाह रहे हो वो तो हो जाता है, वो हो जाता लेकिन लाइट नहीं करवा सकते। अच्छा, जो स्टिकिंग करवाना चाहते हैं वो भी हो जाएगी कि नहीं होगी? स्टिकिंग हो जाती है, लेकिन बाल में हेयर आपके डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो पहले स्टिकिंग कराते हैं बालों में, उसके बाद अगले ही दिन जाके बालों में वो एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग करवाना शुरू कर देते हैं। करवाते हैं, लेकिन उससे हेयर डैमेज होते हैं। आप कैरोटीन करवा लें, प्रोटीन है बालों की, उससे हेयर डैमेज नहीं होते। आजकल कैरोटीन चल रहा है, वो जबरदस्त है, डेड स्टेट भी नहीं करता, और वो वॉल्यूम भी रहता है, हाँ बालों में बिल्कुल रहता है। बालों की भी बात चल रही है, साथ साथ मॉडल भी आ चुके हैं, उनसे भी पूछेंगे क्योंकि उनके बड़े जबरदस्त बाल है और मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि इनसे इनकी लुक बहुत अच्छी आती है। और सर आपसे पूछेंगे, आपने टीचर की ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे, अगर आपसे कहा जाए कि आपने टीचर को ट्रेनिंग देनी है तो क्या, किस चीज पे आप सबसे ज्यादा काम करेंगे? उनके बिहेवियर पे काम करेंगे? बिहेवियर के ऊपर भी काम करूंगा और इब्तदाई कुछ असूल हैं वो भी मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। हाँ कि बच्चों की जहानत तकसीम हुई होती है। अच्छा, कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो फर्स्ट आएगा क्लास में, जो उससे कम है वो सेकंड और उससे कम थर्ड, और बाकी सब पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटेलिजेंस 4 जगह तो सीधी बाय रूल डिवाइड हो जाती है। सही। अब जो वो छोटे बच्चे हैं वो जब घर से आपके पास आ जाते हैं तो मैं फिर थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, शफकत और मोहब्बत से ही तालीम का सिलसिला शुरू करना चाहिए। सर ऐसे ही है, और उनको 1000 दफ़ा माफ़ करने का ज़र्फ होना चाहिए टीचर में, कि वो छोटे बच्चों को कम से कम हर बच्चे को 1000 दफ़ा वो माफ़ कर सके उसकी गलती पे। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर के ऊपर आप एक इमारत खड़ी कर रहे होते हैं। सही। क्लास 1 जो है वो सबसे मुश्किल क्लास होती है पढ़ाना। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। वहाँ पर आप पहली ईंट जमा रहे होते हैं जिसके ऊपर अगली 15 ईंटों ने खड़ा होना है, जाके आपने एमए करना है। इसी तरह ही तो वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए टीचर को, जो वो इब्तदाई ईंट रख रहा है उन बच्चों के लिए जी, और उसके ऊपर उन्होंने खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता अगली मंजिलों की तरफ सफ़र करना है। तो ये एक बाकायदा इसका जो ट्रेनिंग है ज़रूरी होनी चाहिए, उनमें शफ़क़त बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, 1000 दफ़ा हर बच्चे को माफ़ कर देने का हौसला होना चाहिए। ठीक है, और
बहुत आसान तरीका होना चाहिए उन्हें पढ़ाने का। मुश्किल किताबें इब्तदा में नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। बैग भारी भारी नहीं बनाने चाहिए। तो आजकल ज्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों के अलिफ पे पढ़ाएं उन्हें, 1-2 सिखाएं उन्हें, ABC सिखाएं उन्हें और बेसिक वर्ड्स सिखाएं उन्हें और कुछ टेबल्स आहिस्ता आहिस्ता उन्हें याद कराने शुरू करें। क्लास 5 तक उनको इसी शफकत और मोहब्बत से इस काबिल बनाएं, ठीक है, कि वो बुनियादी चीज़ों को मजबूत गिरफ्त कर लें, जिनकी यानी जो इब्तदाई जो पहली ईंटें रखी जाएं वो इस कदर मजबूत हों कि उसके ऊपर आप जितनी मर्जी फिर ऊंचाई पे ले जाएं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मैं होम ट्यूशन्स भी पढ़ाता हूँ, मुझे फ़ोन आता है कि आप हमारे बच्चे को उर्दू पढ़ा दें। पता लगता है कि बच्चा बीकन हाउस में A लेवल्स पढ़ता है, लेकिन उसको उर्दू का मालूम नहीं है, जबकि कौमी जुबान आपकी उर्दू है। ठीक है। तो ये अलमिया अब बन गया पाकिस्तान का कि आपके पास इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं कि जिनको उर्दू का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा होता उनको, बिल्कुल, जिन्हें पढ़ना भी नहीं आ रहा, जिन्हें पढ़ना भी नहीं आ रहा होता। अब ये किसकी खामी है? ये वहाँ पर इब्तदाई ईंटें रखने वालों की खामी रही। सही। हमारी इब्तदाई ईंटें दुरुस्त रखी गई। ठीक है। हमें इब्तदा में स्कूल के अंदर तख्ती लिखनी सिखाई जाती थी। अब तख्ती का क्या असूल होता था कि अगर अलिफ बना दिया है तो उसको 50 दफ़ा अलिफ ही को लिखते जाना है बच्चे ने, उससे उसका हाथ सीधा हो जाता था, उसकी पहचान मजबूत हो जाती थी और उसको दोबारा अलिफ लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। अगले दिन बे लिखाया जाता था और वो 50 और 100 दफ़ा बे लिखता था और उसको यूं करके उस्ताद देखता था और वो कहता था कि नहीं, यहाँ पर नुक्ता नहीं लगता, नुक्ता यहाँ लगता है, जाओ दोबारा से मिटाओ और इसको करो। वो जो मश्क होती थी, जिसको तख्ती की मश्क कहा जाता था, वो दरअसल हमारी इब्तदाई मजबूत बुनियाद फराहम करती थी। मैं अभी अपनी उर्दू की राइटिंग आपके सामने रखता हूँ, आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई खत्तात लिख रहा है। और मेरे जितने हम जमात थे सब इसी तरह लिखा करते थे। अब आप बीकन हाउस के या सलामत स्कूल सिस्टम के या ग्रामर स्कूल सिस्टम के बच्चे को कहें कि मैं डिक्टेशन देता हूँ तुम्हें सिर्फ 2 लाइंस की इंग्लिश में और उर्दू में, वो डिक्टेशन में 5 गलतियां कर देंगे। सही। तो उसको खूबसूरत बना के लिखना तो उनके बस की बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जैसे कि उर्दू को इन्होंने टोटली खत्म कर दिया, बहुत गलत चीज़ है। मैं असेंबली में खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि आप आज असेंबली से बात करें, तो मैं ऑनेस्टी पे बात करने लगा, डिसिप्लिन पे बात करने लगा और मैंने बात छेड़ी इल्लामा इकबाल की तरफ मैं ले गया। मैंने कहा आज जो बच्चा मुझे इल्लामा इकबाल की 4 नज़मों या गज़लों के नाम नहीं जी 4 अशार सुना देगा, उसको मैं ये 100 रुपीज़ मैंने जेब से निकाल लिया। 480 बच्चों की क्लास थी वो जी, लेकिन उसको आप 50% डिवाइड कर लें। 200 बच्चे जो थे क्लास 6 से मैट्रिक तक के थे जी, उनसे मैं तवक्को कर रहा था कि इनमें से 4 मुझे शेर सुना के कोई बच्चा ये इनाम हासिल कर लेगा, लेकिन किसी बच्चे को 4 अशार क्या 2 नहीं आए, 2 भी नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल हमारी बेस में लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। हम इस तरह बड़े हो रहे थे। ठीक है। अचानक तब्दीली आती है, सारा सिलेबस तब्दील कर दिया जाता है और एकदम हमारी तालीम का जो मेयार है वो प्राइवेट सेक्टर जो उठा के उसको बिल्कुल अलग कर लेता है। 1990 में ये हुआ और अब तो 29 साल खैर गुजर चुके हैं, 30वां साल है, यानी एक बहुत बड़ा अरसा है जिसमें उर्दू को निगलेक्ट किया गया। जी बिल्कुल। फिर एक और बात भी है कि कौमी सतह के ऊपर जो एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कमी रह गई, वो हमें पश्तो नहीं पढ़ाई गई। बिल्कुल हमारा मुल्क है, हमारा हक है कि हमें पश्तो, बलोची, सिंधी समझ आनी चाहिए। हम उसे बोलें, हम खुश होकर उसमें जवाब दे सकें। बिल्कुल। हमें तो इब्तदाई 5 जमातों तक ना पश्तो ना सिंधी ना ठीक है सर, ये हमारे कोर्स है, इन पे काम होना चाहिए। जैसे आप जिक्र करें कि 5वीं क्लास तक आपको अलिफ बे ही पढ़ानी चाहिए ताकि वो पक्की भी हो जाए, पहचान भी हो जाए, जरूरी हो, पढ़नी आ जाए, लिखनी आ जाए और आप उसके ऊपर MA तक जा सके, आराम से जा सके। बिल्कुल। अब मैट्रिक के या FA लेवल के बच्चे को जिस वक्त मैं उर्दू पढ़ाने बैठता था तो आप यकीन करें कि उसकी उर्दू का लेवल ये होता था कि क्लास 2 में बैठा हुआ है ये बच्चा। एग्जैक्टली इसी तरह है। अब क्लास 2 के बच्चे को 12वीं जमात के पेपर्स दिलवाना आसान काम है।
जी, सर में दर्द हो जाता था कि भाई ऐसे कुछ नहीं भी नहीं लिखा आता। जाता, ऐसे लिख लो। मेरा एक दोस्त था, जी, मुझे बिल्कुल। इनकी बात से याद आ गया, मेरा क्लास फेलो था जब मैं मैट्रिक में था, तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से आया, हमारे जी। स्कूल में आया, तो मेरी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब जब हमारी क्लास में आया तो उसे टोटली उर्दू नहीं आती थी, मतलब उर्दू के एक दिन हमारी मैम थी तो उन्होंने उसे अलिफ बे ना लिखना सिखाई, तो उसे जो बे था ना, तो वो बे को सही तरह बे नहीं बना पा रहा था, वो बे को टेढ़ा टेढ़ा करके जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा, ओहो। मैट्रिक का स्टूडेंट हो और उसे बे ना लिखना है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स फेल हो आजकल गया ये था। करते हैं अब कि जरा स्कूल कौन सा अच्छा जहाँ ज्यादा अच्छी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अपने इंग्लिश बच्चों को उसकी बहुत वहाँ। अच्छी, जी इंग्लिश बेहद अच्छी, और उर्दू में इतना नील था कि जब उर्दू का पेपर देने गया, बोर्ड के पेपर्स हमारे हुए और बोर्ड में उसके सारे सब में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंग्लिश में सारा जी, था। बिल्कुल। जो उर्दू का पेपर था, ए और बी दोनों में फेल। ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं वो इस फेल हो सब्जेक्ट गया। में। तो अली जफर, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फिल्म में काम कर रहे हैं, क्या करैक्टर है आपका, क्या कैसी चल रही है शूटिंग आपकी? शुक्र है अल्लाह का, शूटिंग अच्छी चल रही है, और आजकल थोड़ा सा ये उन्होंने स्टे लिया हुआ जी। है, और क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हाँ जी, बिल्कुल। और कुछ एक्टर्स की डेट्स नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से सारे कोई कराची गए हुए हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, इस तरह जी। से। तो मेरा कैरेक्टर खैर बहुत अच्छा है, सेकंड लीड पर हूँ उसमें, और उसमें थोड़ा जो है जैसा एक शरीफ और डिसेंट इंसान होता है, वो जी, उस टाइप बिल्कुल। का कैरेक्टर है। फिर जबरदस्त। बाद में थोड़ा सा ये दिखाया कि लास्ट में मतलब लोगों की संपत्ति बहुत मिल रही है, क्योंकि जो लड़की है पूरी फिल्म में ये है कि मैं मतलब ये पता है कि मेरे साथ प्यार करती है। ठीक है। तो लास्ट में ये होगा कि जब वो हीरो आएगा तो वो लड़की जो है, मेरी तो डेथ हो जाएगी, वो मुझे मार देगा। सारी स्टोरी बता रहे हैं आप हमें। लास्ट में वो उसी के साथ जबरदस्त। नहीं, अभी स्टोरी बहुत डिफरेंट है, अच्छा, स्टोरी स्टोरी बहुत different है। ये तो बिल्कुल समझे कि एक बात ही बताइए ना, जी। इसके अंदर इतना चेंज है कि बहुत चेंजेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कब आ रही है आपकी ये फिल्म? ये इंशाल्लाह ईद पे इंशाल्लाह ईद पे आ रही है। इंशाल्लाह। तो कैसा लगा काम करके अपने सीनियर्स के साथ और अच्छा। बड़ी स्क्रीन के लोगों के साथ? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे पहले भी 3 मूवीज की हुई हैं। ठीक है। और जो मेरी फर्स्ट मूवी थी वो जिंदा भाग थी, नसीरुद्दीन शाह साहब हाँ के साथ जी, थी। बिल्कुल। तो उस मूवी में भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और उसके बाद से फिर ये कि आगे से आगे मूवीज मिलती रहीं, और अभी ये रिसेंटली अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ दिन ही हुए हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे। इंशाल्लाह। अली जफर, बताइएगा आपके सीनियर्स ने कितना मोटिवेट किया आपको जब आप सेट पे आए पहली बार, जब आप ड्रामा करने के लिए आए थे? जब मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो जी। उस टाइम पे मैंने ड्रामा सीरियल से स्टार्ट लिया था, पीटीवी जी। का ड्रामा था, सोप था हमारा, तो वहाँ से स्टार्ट किया, और वहाँ पे इफ्तिखार ठाकुर साहब थे और अशरफ खान साहब थे, बहुत से सीनियर एक्टर्स Senior थे, और फीमेल्स में नादिया अफगन थी, जाना मलिक थी। तो मतलब इन लोगों के साथ जब मैंने काम किया तो फर्स्ट टाइम तो मतलब जाते आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, इतने सीनियर एक्टर्स आपके साथ हों। हाँ जी। लेकिन उन सब ने मतलब है कि बिल्कुल मुझे निगलेक्ट नहीं होने दिया, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है कि मैं मतलब पहले मैं खुद भी मतलब खैर अपने स्कूल और कॉलेज में तो करता रहता था, लेकिन ये था कि वहाँ पे जाके लाइव कैमरे के सामने आना, तो वो तो खैर है कि फर्स्ट टाइम तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जी। मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सेट सुबह में 12 बजे से गया हुआ था सेट पे, अरे। और मेरे जो सीन आया वो रात में 2 बजे मेरी बारी आई है। ओहो। और मैं सारा दिन बस है कि देखता रहूँ, सबको देख देख के एक साइड पे बैठ गया हूँ, और जब मेरी बारी आई तो उस वक्त मैंने फटाफट आके ना अपने डायलॉग्स मतलब है कि जल्दी नादिया से। अफगन फर्स्ट टाइम जो है ना नादिया अफगन के साथ मैंने सीन किए हैं, जाना मलिक थी और नादिया अफगन, उन दोनों के साथ मेरे डायलॉग्स थे, और मैं उसमें डॉक्टर बना हुआ था, और उनके साथ कुछ ये था कि थोड़ा सा रूट डॉक्टर जैसे होते हैं, लालची बिल्कुल। किस्म के, इस टाइप के थे वो। फिर एक हमारे वहाँ पे बड़ा अच्छा सीन हुआ वो। मतलब और- आप डरे नहीं नादिया अफगन साहिबा जब आपके नहीं, सामने खड़ी हैं वो- और आपने वो आई कहा हैं तो- सीनियर एक्ट्रेस के साथ? फर्स्ट टाइम तो मतलब है कि थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल। हेजिटेशन हो रही थी, तो फिर ये डायलॉग्स में मतलब स्क्रिप्ट हमने याद किया हुआ था इकट्ठे बैठ के, लेकिन ये था कि थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही थी। उसके बाद उन्होंने 2 मिनट में मुझे समझाया कि मेरी बात सुनो अली, तुमने ना बिल्कुल हेजिटेशन नहीं फील करनी, तुम अली नहीं हो और मैं नादिया नहीं हूँ, ठीक है। तुम जो एक डॉक्टर हो, लालची डॉक्टर हो, और मैं जो पेशेंट हूँ, और मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने आई हूँ, और मैं तुम्हारा गला भी पकड़ूंगी, तुम्हें हो सकता है हल्की से लगा भी दूं, तो मैं एक पेशेंट के मतलब कि समझो कि हाँ जी, रिलेटिव बिल्कुल। हूँ, और मैं तुमसे लड़ने आ रही हूँ, तुमने ये अपना कैरेक्टर पूरा निभाना है। आप हो यकीन करें, उन्होंने बस एक दफा समझाया, उसके बाद कोई टेक नहीं हुई, जबरदस्त। टेक किए बगैर कट टू कट सारे सीन किए। ये seniors की शफ़क़त होती है, जी, बिल्कुल बहुत ऐसे ही उन्होंने समझाया, और उसके बाद मैं करता रहा। मेरे तकरीबन 10 दिन का स्पेल था वो, फिर उसके बाद ये कि आगे से आगे हमारा स्पेल वो कंटिन्यू होता रहा है, और जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा। डायरेक्टर बहुत अच्छे थे वो, आगा जुल्फ़कार साहब थे, जीएम थे पीटीवी के वो। जबरदस्त। तो फिर आपने एक्टिंग में ब्रेक ले लिया, फिर मॉडलिंग में आ गया? मॉडलिंग में आ गया, ब्रेक तो नहीं लिया, खैर साथ साथ टीवी सीरीज करता रहा हूँ, कमर्शियल्स बहुत ज्यादा किए हैं मैंने जी। और फिर उसके बाद मतलब है कि मॉडलिंग की तरफ आया और फिर साथ में मैं कराची मूव कर गया था। सही। कराची मूव किया तो कराची में फिर वहाँ जाके भी एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों साथ साथ चलते रहे हैं, लेकिन सही। एक्टिंग ज्यादा वहाँ पे की है, मॉडलिंग बहुत कम की है। मैं मतलब खुद ही मॉडलिंग के शोज कम ही करता था, बस जबरदस्त। फिर एक्टिंग की तरफ ही मेरा माइंड एक्टिंग था। की तरफ ही। बेस्ट ऑफ लक जी, जो
जो आपकी फिल्म आ रही है जिसपे आप इतनी जबरदस्त स्टोरी बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी जाएगी वो आपकी फिल्म। और बॉबी से बात करते हैं। बॉबी, आजकल ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हैवी मेकअप हो जाता है और हमें हेयर डू भी बहुत हैवी चाहिए होता है। बेशक आप किसी की शादी पे जा रहे हैं लेकिन आपको ब्राइड की तरह लगना होता है, तो आप मुझे बताएंगे कैसे हेयर डू करवाना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए आप सबसे बारात के लिए? इवेंट देखिए, इवेंट है क्या है जी, और ड्रेस कौन सा पहना हुआ है, ड्रेस के हिसाब से स्टाइलिंग होती है। मेकओवर इवेंट के हिसाब से होता है। कुछ लोग आजकल तो मेकअप वैसे भी लाइट चल रहा है, बहुत लाइट चल रहा है, उसके साथ तो हेयर स्टाइलिंग तो मस्त है। ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हेयर स्टाइलिंग ज्यादा कर लेते हैं, एक्सटेंशनें जिस तरह निकली हुई हैं, एक्सटेंशनें लगा के हैवी लुक दे देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि फेक लुक नहीं आती, बहुत ज्यादा आप जो ब्राइडल है ना वो ब्राइडल को ब्राइडल ही लगना चाहिए। बिल्कुल। जो ब्राइडल के जैसा दिखना चाहते ना वो फिर उनको वो चीज सूट नहीं करती। ठीक हो गया, सही हो गया कि आजकल जरा स्ट्रेट हेयर करके सेंटर मांग भी निकाली जाती है, आप काफी डिफरेंट लग रहे होते हो, वो भी काफी अच्छे लग रहे होते हैं। हाँ जी, ज्यादातर लोग इसी तरह का स्टाइल बना रहे हैं। लेकिन आजकल मैंने काफी सैलून्स में देखा है कि वो ब्राइडल का हेयर डू करते हुए ना क्रिम कर लेते हैं बालों को और उसी को वो बना लेते हैं और वो थोड़ा ना अजीब भी लग रहा होता है। कुछ लोगों को सूट करता है, आपने देखा है वो? हर किसी आप भी कर रहे हैं। और हर इंसान पे ना एक चीज सूट करने की चीज होती है कि मतलब जो चीज इन पे सूट करी वो मेरे पे नहीं कर रही, जो चीज मेरे पे करी वो उन पे, क्योंकि फेस कट होता है, आपकी लुक ओवरऑल ऐसी होती है, तो जो जिस पे सूट करे वो पहनना चाहिए। ये नहीं कि अगर उसने पहनी तो मैं भी यही पहनूं, ये नहीं करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए कभी भी। जबरदस्त एक्टिंग की बात हो रही थी तो हमारे पास सिंगर भी जबरदस्त मौजूद है, तो उनसे पूछेंगे कि आपने हमें ये तो बताया कि फेवरेट सिंगर कौन है, लेकिन आप ये बताइए जो नए लोग आ रहे हैं उनमें से आपका फेवरेट सिंगर कौन है जिन्हें आप सुनते हैं और आप कहते हैं हाँ बहुत अच्छा गा रहे हैं? सब अच्छा गा रहे होंगे यकीनन। वाकई में सब बहुत अच्छा गाते हैं, नए नए सिंगर काफ़ी अच्छा गा रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल न्यू सिंगर है हाँ जी, उनसे मैं यही कहूँगा कि सीख भी देना चाहूँगा अगर मुझे जो समझ आ रही जी बिल्कुल, कि जैसे ये अपने काम के ऊपर बिल्कुल आप और सर आप अपने काम में जब इंसान डूब जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा उसमें कामयाबी हासिल करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें ग्रिप उसकी बहुत अच्छी हो जाती है किसी भी काम में। तो बस ये कि स्ट्रगल और मेहनत ना छोड़ें, और ख़ास करके हमें आजकल वो मिल जाते हैं ऑडियो ट्यूनर मिल जाते हैं हमें और ये सारी चीज़ें, लेकिन अपने थोड़ा सा कंटिन्यू रखें लाइव की तरफ। बिल्कुल, जब आप लाइव गाएंगे, जब आप उसको कोशिश करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और जो न्यू सिंगर आ रहे हैं बहुत बहुत अच्छे मूवीज में भी गाने आ रहे हैं, बिल्कुल, और बड़े बड़े अच्छे टैलेंट भी है पाकिस्तान में। ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही टैलेंट भी आता है। ठीक हो गया, तो आपने जिक्र किया कि लाइव गाना चाहिए, तो आप क्या सुनाएंगे अब हम? मैं गाना है राहत फतेह अली खान साहब का OST गाना है जी, वो मेरे पास तुम हो, मैं वो सुना, जो बच्चा बच्चा गा रहा है, सब गा रहे हैं, बिल्कुल। और मुझे बहुत फरमाइशें हुई, एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मुझे शो ही इस गाने की वजह से मिला, तो और मैंने उसी दिन याद किया, मैंने कहा उसी दिन मैंने लिरिक्स निकाले और मैंने कहा कि मैं उसको गाऊंगा, और ऐसे मेरा शो, उन्होंने कहा कि अगर आप ये गाएंगे तो फिर आप शो पे आएंगे, तो मतलब इतना हिट हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी खिदमत पेशी खिदमत है जी, प्लीज। फूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए,
कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये मखमूर आंखें जो बदली हुई है, कभी हमने इनके थे सदके उतारे। कहीं मुलाकात हो जाए हमसे, बिछड़ के नजर को गुजर जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है। जबरदस्त, बहुत वेरी आला। नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया आपने। आपको कैसा लगा? आपका तो फेवरेट है ना? बहुत अच्छा लगा। एंजॉय कर रहे थे? बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसे अच्छा ही? लगा। यकीन करें Very कि लाइव इस तरह से देखना, मतलब ये तो बहुत कमाल की बात है। जबरदस्त। अल्लाह की खासियत। माशाल्लाह। आप भी काफ़ी बड़े लोगों में बैठते थे, सिंगर में, जिनका आज भी जिन्हें गाया जा रहा है, हमारे नए लोग भी गा रहे हैं। आप कुछ बताएंगे कैसे थे उनके साथ बैठते थे, कैसा वक्त गुजरा उनके साथ? अच्छा वक्त गुजरा। मेरा किसी ख़ास बड़े सिंगर के साथ डे टू डे सिटिंग्स तो नहीं हुई जी, लेकिन क्योंकि एक फोरम बनाया था, मेरे एक दोस्त थे जी, सैयद आफाक हुसैन, अब भी 103 में शायद वो करते हैं हाँ जी, प्रोग्राम क्लासिक, तो उनके साथ मैं जुड़ के काम कर रहा था फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट्स। क्योंकि मेरा ख्वाब ये था कि ख्वाब भी ये था, या मैं उस दरवाजे पे दस्तक देना चाहता था कि पाकिस्तान में आर्ट एकेडमी क्यों नहीं बन सकी। तो यंग थे, बिल्कुल हम दोनों यंग थे। उन्होंने एक कारवां के हवाले से प्लेटफॉर्म बनाया और उस पर मुझे 8-9 प्रोग्राम्स करने का मौका मिला। तो मैं इन असाज़ा कराम को देखता रहा, इनसे मिलता रहा, अच्छा लगा। ये लोग खूबसूरत लोग थे। और मुझे याद आती है किसी बड़े सिंगर से कोई बातचीत हो रही थी, तो वो बताते थे कि जैसे ये देख के गा रहे थे अभी, हाँ जी, तो वो लोग कहते थे कि हमारा जब ज़माना शुरू हुआ तो हम लोग रिहर्स बहुत किया करते थे, और गाने को रिकॉर्ड करने से पहले जो रिहर्स होती थी वो इस कदर किया करते थे कि गाना याद हो जाता था। और जब गाना याद हो जाता था
और एक आप याद चीज़ को जिस वक्त आप गाने लगते हैं तो कहने लगे कि उसके अंदर जो डायरेक्टर की डिमांड होती थी हीरो या हीरोइन के लिए जी। ये फीलिंग्स आनी चाहिए थी, हम फिर उन फीलिंग्स तक पहुंचने की कोशिश करते थे। फिर जब वो फीलिंग्स हम अपने अंदर स्टोर कर लेते थे जी। तो फिर हम एक्सप्रेस करते थे अपने आप को, और उस एक्सप्रेस किए हुए को आज भी हम सुनते हैं। तो वो एक जो तरतीब से गुजरी हुई चीज़ें होती हैं, जिस तरह आपने अच्छा मक्खन बनाना हो तो उसको एक तरतीब से गुजारा जाता है, तो एक तरतीब से गुजरी हुई चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा सॉलिड होती हैं। इसीलिए पाकिस्तान में एक आर्ट एकेडमी के क़याम की कभी आज भी महसूस की जाती है, और जब इंशाल्लाह 2047 में पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा और अगर इन्होंने आर्ट एकेडमी ना बनाई तब भी कमी महसूस की जाती रहेगी। नहीं सर, इंशाल्लाह ज़रूर बन जाएगी और सब कोशिश करेंगे तो ज़रूर बन जाएगी। बॉबी से पूछते हैं, लाहौर में काफ़ी हेयर ड्रेसर ऐसे आ गए जो आग से भी बाल की कटिंग कर रहे हैं और डिफरेंट चीज़ों से काफ़ी डर भी लग रहा होता है उनकी वीडियोस देखे, तो आपके सैलून में भी स्टार्ट हो गया ऐसा कुछ? नहीं, बॉनफायर तो कटिंग जो है ना जी, बाल डैमेज करती है। बाल डैमेज? हाँ, वैसे उन्होंने एक ट्रेंड सा निकाला हुआ है, ठीक है, वो लगा के बॉनफायर, तो उसको साथ कॉम के साथ उसको एक तो खत्म भी करते हैं, हेयर को डैमेज निकालते हैं, बाद में वही बाल डैमेज हो जाते हैं जब एक आग लगती है हेयर को। अच्छा। उसके टिप्स डैमेज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास कुछ कस्टमर आए हैं, अच्छा, उन्होंने बाल अपने सेट करवाए, कटिंग करवाई, क्योंकि उन्होंने तो अपने बाल ही खत्म करवाए इस वजह से कि वो जल गए थे। पहले शौक में करवा लिया उन्होंने। जी, शौक इसके अलावा भी काफी औजार पकड़े होते हैं कटिंग करने के लिए, आपने देखे होंगे। जी, मैंने खुद ये सीजर के साथ 12 सीजर के साथ मैंने खुद कटिंग की हुई है। ओह वाह वाह, जबरदस्त। जी, मेरे पास ईद का त्यौहार था, चांद रात थी, तो चैनल वाले आए हुए थे मेरे पास ना सलून में, तो लाइव चल रहा था प्रोग्राम ना उनका, तो मुझे कहते हैं कि हमें डिफरेंस कटिंग करके दिखाएं। मैंने फिर 6 सीजर इधर पकड़ी, 6 इधर, फिर मैंने कटिंग की दोनों हाथों से। जबरदस्त। तो आजकल कटिंग कौन सी चल रही है? क्योंकि आप देखते हैं कि अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हो तो आपको शॉर्टकट चाहिए होता है, लेकिन शादी पे फिर आपको लॉन्ग हेयर चाहिए होते हैं, तो कटिंग बेसिकली चल कौन सी रही है और जिससे बाल भी आपके थोड़े हैवी लगते हैं, अच्छी लग रहे होते हैं? कटिंग तो हर किस्म की चलती है जी। मैं तो वो कहता हूँ कटिंग वो चलती जो फेस पे सूट करती है, बिल्कुल, या शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, जो सूट कर रही है ना फेस पे, वो कटिंग चल रही है, वही कटिंग चल रही है जो सूट कर जाए। लोग कुछ छोटे बाल करवा लेते हैं, बाद में एक्सटेंशनें लगवाते हैं, जब ज्यादातर ज्यादातर एक्सटेंशनें लगवाते हैं। अब इवेंट में चलती एक्सटेंशन ही है, ठीक है। कुछ लड़कियों के बाल लंबे भी होते हैं, उनको शौक होता है कि मेरे बाल हैवी हो जाए, वो इसलिए एक्सटेंशन लगवा लेती हैं। जबरदस्त। तो मैं अगर एक्सटेंशन की बात करूं तो परमानेंट अच्छी होती है या क्लिप वाली है? क्लिप वाली भी तो चल रही है, क्लिप आप लगाते हैं उतार देते हैं। क्लिप वाली अच्छी होती है। परमानेंट से ये होता है कि आप जब लगवा लेते हो ना, हेयर में कोम नहीं होती, इचिंग होती है, हेयर वॉश नहीं होते, फिर उससे बाल आपके डैमेज होते हैं। लेकिन आप जब कॉम करते हैं, शावर लेने के बाद ब्रश करते हैं या कॉम करते हैं, आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है। जब आपने कॉम या ब्रश ना किया होगा, आपको एक उलझन सी रहती है। जब आप 3 माह या 6 माह ब्रश नहीं करेंगे, बालों में कॉम नहीं होगी, तो उलझन होगी। अच्छा, जब आपकी परमानेंट एक्सटेंशन लगी हो तो आप ब्रश वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि वो देखिए एक सिलाई होती है या बीड्स होते हैं, छोटे बीड्स लगते हैं बालों में, तो वो कॉम कैसे निकलेगी बीड्स से? जैसे इस तरह से होते हैं। कुछ वो स्टिच भी करते हैं ना। अच्छा, जब हेयर स्टिच हो जाते हैं, उनमें से कॉम नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। बाल डैमेज होते हैं, बाल टूटते हैं। जब वो 6 माह बाद आप उसको उतारते ना, तो बाद में आप कहते हैं कि ये मैंने गलती की लगवा के, इतने पैसे भी लगवा लेते हैं और बाद में बाल भी डैमेज होते हैं। तो इसे अच्छा आप क्लिप वाली लगवा लें। क्लिप वाली सही है। अब इवेंट में जाना है, क्लिप मैनेज करें हेयर में, बाद में आप उतार दें जब आप आते हैं इवेंट से। ठीक हो गया। तो अली जफर से पूछते हैं, अली जफर काफी ज्यादा लोग आ रहे मॉडलिंग की तरफ। पहले ऐसा होता था कि लोग मॉडल नहीं बनना चाहते थे, लेकिन अब हर लड़की हर लड़का मॉडल बन रहे हैं और फेसबुक पे भी आप देखते होंगे। तो अगर मॉडल की बात की जाए तो मॉडल की ग्रूमिंग कितनी जरूरी होती है और एक बेहतरीन मॉडल होता कौन है बेसिकली? ग्रूमिंग तो बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग हो या चाहे मॉडलिंग हो, उसमें मतलब है कि एक्टर को बेसिकली लुक वाइज भी अच्छा होना चाहिए, बेसिक तो एक्टिंग आनी चाहिए। मॉडलिंग में ये है कि बेसिकली मॉडल की ना फिजिक और उसकी मतलब हाइट और उसके मतलब लुक्स ऐसी होनी चाहिए जो कि मॉडल वाली हो। तो उसमें ये होता है कि डाइट भी आपकी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, सही, और हर चीज़ भी इसमें इंक्लूड की जाती है, मतलब फिर एक वो परफेक्ट मॉडल नज़र आते हैं। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। मॉडल के लिए मेरे ख्याल से गॉड गिफ्टेड होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक उसके है। लिए हाइट होना बहुत जरूरी हाइट है। होना बड़ा बिल्कुल। जरूरी है। लेकिन नहीं बॉबी जी, आजकल आप देख रहे हैं शॉर्ट हाइटेड वाले भी मॉडल हैं काफी वो ज्यादा। मॉडल है लेकिन वो स्टिल करते हैं, हाँ। जिन्होंने रैंक वॉक करनी होती है हाँ, ना, उनके लिए height होना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी रैंप करनी होती है बिल्कुल, उनके लिए हाइट वगैरह ये वो सब हाँ, चीजें और matter डाइट करती का हैं। भी बड़ा ख्याल रखना डाइट पड़ता है। डाइट बहुत का तो ज्यादा। रखना पड़ता है। डाइट क्या क्या खा रहे बिल्कुल, हैं, उसमें तो बिल्कुल। ये होता है कि पानी भी पीते हुए सोचना पड़ता है कि सोचना पड़ता है, खाना पानी पीना कौन सा है। कब खाना कब सोना है, उसके साथ ऐसा ही प्रॉपर है। डाइट होती है। हाँ बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि मॉडल या एक्टर की ना मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर से बड़ी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा अगर ही है। आप बिल्कुल स्क्रीन पे अच्छा आने चाहते हैं ना, आपकी बहुत ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपकी इसी दोस्तियां तरह होती ही है जो जी जी, मेरे पास तो जितने ये टीवी स्टार आते हैं, मींस के जिसमें क्रिकेटर हैं, जी। ये मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं। बाबर आजम है, मोहम्मद आमिर है, फखर जुमान, ये ओवरऑल जितनी टीम क्रिकेटर मेरे पास आती है कटिंग जबरदस्त। शटिंग करवाने के लिए। अब ये जितने मॉडल हैं, फेमस मॉडल, वो भी मेरे पास कटिंग करवाने के लिए आते हैं। जबरदस्त, ये ठीक हो अली गया। जफर से भी अपना पुराना रिलेशन है। बॉबी के पास तो मैं समझे हाँ जी। 6-7 साल पहले पहले कटिंग जाते करवाने हैं। जाता रहता था। हाँ फिर मैं जी। कराची चला गया तो वापस अभी आया, तो मैं भी कुछ दिन पहले भी गया था। जबरदस्त। तो इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वो इनके वर्कर्स थे वहाँ पे, तो मैंने इनका पूछा भी है खैर वहाँ हाँ, पे। क्योंकि कटिंग से बड़ी आपकी पर्सनालिटी, आपके हेयर से जी, चेंज जी, होती है बिल्कुल कि change आपके होती है। कैसे हैं बाल। तो बालों की बात तो चलती रहेगी क्योंकि एहसन हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे उनकी जबरदस्त जबरदस्त एहसन, बहुत अच्छा गाया आपने। तो आपसे अब ये पूछूंगी कि कैसे प्रमोट कर सकता है आज का सिंगर अपने आप को, क्योंकि कहा जाता है कि इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता आने वाले लोगों को, तो आप खुद से कैसे प्रमोट कर सकते हो खुद को? खुद से बस अपने काम में डूब जाए, मेरी ये मानना है कि अपने काम में डूब जाए बस आप। जी। अच्छा, हमारे ज़्यादातर, मैं बहुत से सिंगर्स को ऐसे मिला, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जो कहते हैं कि हमें कोई अब हमारी उंगली पकड़े और उंगली पकड़ के लेकर मार्केट में हमें छोड़ दे। ठीक है। तो इस तरह कुछ भी नहीं होता, ये इंसान की या तो लक होती है, ठीक है। या फिर स्ट्रगल होती है। हर फनकार, किसी भी फनकार की हिस्ट्री जब आप निकालेंगे तो उसके पीछे उसकी बड़े सालों की मेहनत होती ठीक है। है। मेरे बुजुर्ग जो थे, दादा वो कहते थे कि लाख रातां जाग के ते एक बनदा फनकार। वाह, उसकी इतनी रातें और इतनी ये जो स्ट्रगल होती है, वो फिर जब किसी मुकाम पे जाकर खड़ा होता है, जब वो गाता है और जब उसकी आवाज़ को लोग सुर सुनते हैं, मज़ा आता है, तो ये उसके पीछे बड़ी एक स्ट्रगल होती है। तो बस मैं यही कहूँगा कि कोई भी किसी को लेके नहीं आता, अपनी स्ट्रगल में डूब जाए, अपनी मेहनत में। आप जहाँ पे भी, हाँ, आप जिस स्टाइल में भी गाते हैं, कोई फोक गाता है, पॉप गाता है, रॉक गाता, कुछ भी गाता है, आप नजर आएंगे, आप ठीक हो दुनिया गया। को अलग नजर आएंगे। वो अलग आएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी खुद को आप काफी ज्यादा प्रमोट कर सकते हाँ जी, हैं। बिल्कुल वो कर सकते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक यूट्यूब चैनल है, एहसन अब्बास ऑफिशियल के नाम से। जी। उसको एक मैनेजर है, वो कर रहे सारा होते हैं। करे, उसकी ठीक है, वीडियो से वो ये अपलोड काफी करते हेल्प हैं। करता है। बहुत ऐसा ही ज्यादा। अली जफर, आप सोशल मीडिया पे खुद को काफी ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा आप ही कोई है। काम करें, पिक्चर्स अपडेट करें, आप तो आपके फैंस आपको सोशल मीडिया पे मिल Exactly, जाते हैं, likes जरूरत करते नहीं हैं, ऐसे ही। कमेंट्स बिल्कुल। करते हैं, और ये जी। कि आपको मतलब लोग पहचानना शुरू हो जाते हैं, आपके पहचानना काम से शुरू हो पहचानते हैं बेसिक। तो यही बात है कि अपनी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, आप कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग से हट के भी, अगर आप अपने मतलब किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप उसमें भी प्रॉपर तरीके से आप जब तक इन नहीं होते, तब तक आपका काम नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि हाँ, फैंस वहाँ पे भी मिल जाते हैं सबको ही, चाहे कोई सिंगर हो, एक्टर हो या हेयर ड्रेसर हो, उनके वहाँ पे मैसेज आ रहे होते, भाई मेरे बाल ऐसे काट देंगे, मुझे कैसे सूट करेंगे। इनके तो बहुत सारे फैंस हैं, बहुत ज्यादा है, मोस्टली लोग कोई आते हैं शक मुझसे नहीं पूछते है। हैं कि बॉबी के पास आप जाते हैं, बॉबी से हाँ। कटिंग? मैं कहा जाते हैं, मैं कहा मेरे तो बहुत पुराने दोस्त हैं, हाँ, बिल्कुल जाना तो ऐसा बहुत है। दूर की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं पूछना चाहूंगी, कभी बैड कमेंट्स में आ जाते हैं लोग, तनकीद बिल्कुल, का करते हैं, निशाना भी करते बनाते हैं, तो हैं, क्या बिल्कुल। करते हैं? अवॉइड कर देते हैं या जवाब देते हैं? नहीं, नीचे avoid कुछ ही लिखते करते हैं? हैं, avoid आप करते हैं। avoid कर देते हैं? Avoid बल्कि करते बहुत हैं। अच्छा लगता है उनके बैड कमेंट्स पढ़ के कि चले कोई ना कोई चेंज आ रहा है। अच्छे जा रहा है, मतलब माइंड नहीं करते नहीं, आप। नहीं, बिल्कुल सर, नहीं। तनकीद करना चाहिए। तनकीद ऐसी जिससे आप किसी की इस्लाह कर सके या किसी की दिल आजारी कर सके, कैसी तनकीद होनी चाहिए, और हम करते कैसी है तनकीद दूसरों को? नहीं, तनकीद ज़रूर करनी चाहिए, इस्लाह के लिए करनी इस्लाह के लिए करनी चाहिए। और इस्लाह के लिए वही कर सकता है जिसके पास तनकीद करने के जवाब में कोई दुरुस्त जवाब हो। बिल्कुल जबरदस्त। तभी, और हमेशा इस्लाह के लिए ही करनी चाहिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए तनकीद नहीं करनी चाहिए। वो गलत बात है। वो गलत बात है। इस्लाह तकलीफ के लिए किसी को भी नहीं ज़रूर करें, पहुंचानी चाहिए। लेकिन आपके पास सलूशन होना चाहिए कि अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, आपने उस पर तनकीद करनी है, तो प्लीज़ गिव मी द सलूशन आल्सो। एक सलूशन बिल्कुल, उसका हल भी बताइए हल आप। भी बता दें, ताकि मैं उससे इस्लाह हो जाएगी और वो तनकीद बराए इस्लाह कहलाएगी। तो सर, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं आप? एक्टिव हैं सोशल No, मीडिया? not नहीं, at आप all. यूज नहीं करते सोशल मैं मीडिया? यूज़ नहीं कर रहा, और इसमें मैं अपनी खामी तस्लीम करता हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ थोड़ा सा। आई ट्राई टू। ये एक अच्छा मीडियम है जी। जिससे आप पूरी दुनिया के साथ जो है
वो मतलब आप कोई अच्छी बात शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, I'll try to be part अच्छा of ये it। जरूरी भी है, अगर आप कोई मुहिम चलाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, वहाँ पे लोग आपको, मैं अपनी खामी तस्लीम करता हूँ। सर आप स्टार्ट कीजिए, बहुत जरूरी है ये, आप स्टार्ट कीजिए। जैसे आप ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए जो भी काम करना चाहते हैं, वो एक पेज बनाइए, वहाँ पे काम कीजिए। क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी साथ साथ होते हैं, लेकिन अच्छा काम करते रहना चाहिए। सुनिए, जरूर सुनिए, लेकिन कोई इस्लाह करने वाला है तो जरूर सुनिए। अगर जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि इग्नोर कर देते हैं, जब पता चले कि भाई इसको खुद पता नहीं वालों के बारे में और ये क्या बात करेगा, तो इग्नोर करना ही अच्छा होता है। उसकी तनकीद जरूर सुनिए जो आपकी इस्लाह करा, और आपको पता भी चल रहा होता है कि कौन किस तरह से आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। जिस वक्त आप पे तनकीद करेगा तो उसका जब वो आपको सोल्यूशन भी साथ में पेश करेगा ना, तो वो तनकीद जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज में टर्न हो सकती है। बिल्कुल, और आप मेरा ख्याल है सीखना भी शुरू कर देते हैं, आपको समझ आ जाती है। लेकिन अगर जवाब बराए जवाब होगा, ठीक है, थप्पड़ चल रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो वो कोई इतना गैर मुनासिब लगेगा। बिल्कुल, अगर आपके ऊपर किसी ने कोई इस किस्म का हमला कर ही दिया है जिससे कि आपकी ईगो हर्ट हो रही है, ये वो, तो आप जरा थोड़ा अपने माइंड को यूज करें और देखें आप किस सीट पे बैठे हैं और क्या हरकतें आप स्ट्रीट बॉयज वाली कर रहे हैं। स्ट्रीट बॉयज वाली कर रहे हैं, ये आपको सूट भी कर रही है या नहीं कर रही है। एक बात ऐड करना चाहूँगा। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आता है, कहता है कि हम में से सबसे ज़्यादा कीमती और अफजल इंसान कौन है? सभी मुसलमान हैं, रसूल खुदा का कलमा पढ़ने वाली, इबादत करने वाले। तो आपने फरमाया कि तुम में से सबसे ज़्यादा कीमती और अफजल इंसान वो है जिसमें जितनी ज़्यादा बर्दाश्त है वो उतना और कीमती और अफजल इंसान। बिल्कुल बर्दाश्त सही है। अच्छा, इतनी तो बर्दाश्त पैदा कैसे होती है? चलें, आप बड़े लोग बैठे हुए हैं, सब लोग, बर्दाश्त भी बड़े तो आप ही हैं। बिल्कुल बड़े। कहने का मतलब ये एक्सपीरियंस के हवाले से और अराउंड द वर्ल्ड आप लोग फिर रहे हैं, बहुत कॉन्टैक्ट हैं आपके, यू आर मीटिंग मैनी पीपल, और इंटेलिजेंशिया जो पाकिस्तान का है वो नेचुरली आपके अराउंड होता है। बर्दाश्त पैदा भी इल्म की भट्टी से गुजर के होती है। ये तो आप विदाउट नॉलेज आपको तो गलत और सही का पता ही नहीं है। नहीं सॉरी टू से, वो इल्म रूहानी होना चाहिए। नहीं रूहानी नहीं, दुनियावी इल्म, रूहानी मुहानी में अभी ना जाएं। जब इल्म होगा तो आप बर्दाश्त होगा। इब्तदाई 20 साल की उम्र तक आप रूहानियत में सारी कौम को ना डालें, लेट देम बी प्रैक्टिकल, उस पे लाएं। और इंसान को जब आप इल्म से गुजारेंगे उसको पता लगेगा कि मैं जिन चीज़ों पे रिएक्ट कर रहा हूँ इन पे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, बर्दाश्त तो आपने एक शो में भी कहा था कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे ही देख सकते हैं इसमें कितना बर्दाश्त है, वही सब अंदाजा हो जाता है सब आगे जाने के चक्कर में है। इंसान में बर्दाश्त होना चाहिए, ठीक है, किसी भी जगह पर प्रोसेस से अगर नहीं गुजरे तो आप में ये चीज नहीं पैदा होगी, और आप ट्रैफिक के इशारे के ऊपर वही हरकतें जो हम देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े ये वो, जनाब सड़क रोक एक आर्टिस्ट बंदे में ही होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा आप यकीन करें कि सेट पे हम लोग जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे कोई हमें सिखा के नहीं भेजता, कुछ नहीं घर से कह के नहीं भेजता। हम लोगों को उन्होंने बुलाया 12 बजे का टाइम दिया, कॉल टाइम हमारा 12 बजे, हम लोग 9 बजे वहाँ पे सेट पे मौजूद है, क्योंकि हमने पहले जाना है, रेडी होना है, सब कुछ वहाँ पे रेडी होके पहले से रेडी वेट करना है। हमारा सीन स्टार्ट हो रहा है रात के 12 बजे, तो हम लोग वेट कर रहे हैं और बैठे हुए, इससे ज्यादा क्या बर्दाश्त करेंगे? और सबसे बड़ी बर्दाश्त होगी फारिग बैठना, मतलब इतना टाइम काम करते रहे ना, 12-12 घंटे भी काम करें ना तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप वेट करें ना, बैठ के तैयार होकर बैठ के टाइम बड़ा 1 2 3 क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पर्सनल पूछना चाहती हूँ, खवातीन की आदत होती है सैलून में बैठ के ना घर की सारी बातें करना ना, सास ससुर सबकी, आपके सैलून में ऐसा होता है कभी आके खवातीन कहती वो भी देखो ऐसा हो रहा है, देखो मेरे बाल भी इसलिए कमजोर हो गए क्योंकि मुझे बहुत मोस्टली ऐसे ही होता है, लोग आपस में नहीं शेयर कर सकते कुछ ऐसी बातें, लूज बातें कर जाते हैं, मतलब वो बातें कर जाते हैं, मोस्टली लोग इधर से सुन के इधर से निकाल लेते हैं, आप अपना काम करते रहते हैं, इंटरेस्ट नहीं लिया। और मोस्टली लड़कियों की आदत ये है, लड़कियों की भी और लेडीज की भी, कि वो कहती हैं कि हमारा रंग काला हो गया है, गमों की वजह से हमारा रंग काला, सोच के टेंशन की वजह से हमारा रंग काला हो गया, घर के काम करके मतलब ये सारी बातें करती हैं। हाँ, होती ही बात है। तो आप आगे से फिर दिलासा देते कि नहीं कोई बात नहीं, देखिए आप अच्छी से कटिंग कराएं, जब हमारे पास बैठे हम लोगों ने तो कोई ना कोई बात शेयर करनी है, फिक्र हो जाए मैं आपको बाइट करके भेजूंगा। अभी परेशानी होना। चलिए जी, सीरियस बात करते हैं, आप लेजर का भी काम स्टार्ट कर रहे हैं? जी, स्किन लेजर या हेयर के लिए कर रहे हैं? नहीं, फेस के लिए, फेस लेजर के लिए कर रहे हैं, और PRP हमने शुरू करना है, जबरदस्त, अभी हमारा प्रोजेक्ट जारी है।
ठीक है। पिछले 2 साल से हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। जबरदस्त। तो कोई 6 माह का वर्क रह गया है। जबरदस्त। DHA में हम बड़ा अच्छा सेटअप बना रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया, तो अब आप स्किन को भी अच्छा करेंगे और हेयर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉल्व कर ही रहे थे, हल हो ही रहे थे। इसके साथ साथ स्किन पे जिनको प्रॉब्लम्स है वो भी हल होंगे अब बॉबी के सैलून में क्योंकि उन्होंने दूसरों की बातें सुन सुन के उनको गोरा करना तो शुरू कर ही दिया है, उनके बाल भी अच्छे काट रहे हैं, उसके साथ अब स्किन भी अच्छी करेंगे। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि नए प्रोजेक्ट्स मूवी के अलावा क्या दोबारा मॉडलिंग में कम बैक कर रहे हैं, आप दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, मॉडलिंग ज्यादा एक्टिंग की तरफ ही हूँ ज्यादा। ज्यादा मेरी acting की priority तरफ एक्टिंग ही है। टीवी सीरीज हो गए, कमर्शियल्स हो अच्छा, गए। आपने ड्रामों में भी काम किया, जी, आपने जी। फिल्म में भी माशाल्लाह से काम किया, तो क्या मुख्तलिफ था दोनों में, कुछ डिफरेंट लगा या नहीं लगा? डिफरेंट है, मूवी एक डिफरेंट चीज़ है, ड्रामा एक डिफरेंट है, थिएटर एक डिफरेंट है, वाह। और टीवी सीरीज जो कमर्शियल होता है, जो हम लोग ऐड जिसे बोलते हैं कि मोबाइल का या किसी भी चीज़ का ऐड, वो एक डिफरेंट है। हर जगह पे उसकी एक पिच क्वालिटी, एक्टिंग और जी। आपके स्किल्स और आपके एक्सप्रेशंस डिफरेंट देने होते हैं। डिफरेंट होते हैं। हर जगह पे कहने को एक एक्टिंग ही हो रही है, ड्रामा भी है, टीवी भी है, थिएटर भी है और रैम्प भी है, लेकिन बेसिकली थिएटर मॉडलिंग ज्यादा मुश्किल नहीं होता लाइव थिएटर परफॉर्म बहुत- करना? थिएटर yes. बहुत मुश्किल होता है। बेसिक तो थिएटर जो बंदा थिएटर कर लेता है उसके लिए एक्टिंग इतनी मुश्किल नहीं ठीक रहती, है। लेकिन ये होता है कि थिएटर की जो पिच होती है, जो आपके डायलॉग डिलीवरी, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो एक डिफरेंट है। मतलब ठीक है। अगर मैं लाइव कर रहा हूँ तो लाइव में मुझे पता होना चाहिए। कैमरे में तो ये होता है कि मेरे सामने कैमरा है तो मैंने इस साइड पे से देख के बोलना है या इधर बोलना है, तो वो मुझे आइडिया है। उसमें कट टू कट भी हो जाता है, उसमें आपके मार्जिन भी होता है कि अगर कोई डायलॉग भूल गए तो वो भी आपको Retake कर देख सकते लेंगे, हैं। रीटेक कर लेंगे या कुछ ना कुछ वो साथ साथ गाइड कर देते हैं। लेकिन लाइव जो है ना, वो कोई मार्जिन नहीं होता। ठीक हो गया सर। थिएटर की बात चल रही थी तो मैंने कहा जी, कि जी। लाइव थिएटर ज्यादा मुश्किल ऐसे ही है, जी बिल्कुल, मैंने किया थिएटर। तो उससे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैंने 5-6 प्लेस किए अजोका थिएटर्स के साथ, जबरदस्त। और 2 प्लेस मैंने किए पाकिस्तान पंजाब आर्ट्स काउंसिल के साथ। जी। पुरानी बात है, 1982 से 86 के 87, बाय द एंड ऑफ 87। सर जिनके साथ काम किया उनका बताना चाहेंगे कि जिले सुबहान साहब ने मुझे पहला मौका दिया था जी। आर्ट्स काउंसिल के लिए। एक प्ले था ओपन एयर थिएटर में, तो एज एन एक्टर एक स्मॉल सा रोल था, वो किया। उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा प्ले मिला, जमील बिस्मिल साहब ने मुझे कास्ट किया। लव एंड इंट्रीग ट्रांसलेशन था ब्रेख्त की, मोहब्बत और साजिश, उसमें मैंने किया। उसके बाद आई वेंट टू लंदन, फिर यहाँ आया तो अजोका थिएटर की बुनियाद रखी थी मदीहा गौहर ने, तो उनके साथ मैंने कोई 4-5 प्लेस किए। फिर मैं एक ख़ास वजह हुई जिसकी वजह से मैंने अपने आप को एक्टिंग से विड्रॉ किया। नहीं सर, अगर अभी मौका मिले आपको और अभी फ़ोन आ जाता है इसी शो के बाद कि आपको दोबारा से हम फिल्म में लेना चाहते हैं और आप एक्टिंग करें, तो करना चाहेंगे दोबारा से? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता। वाह वाह वाह, बिल्कुल ऐसा जबरदस्त। सिंगल बिल्कुल ऐसा ही है। सिंगल भी नहीं होता ऐसे ही। नहीं, कलाकार तो जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसकी कला जवान होती जवान जाती है। बिल्कुल अरे, यही तो डिमांड बात भी है। बढ़ती जाती है। फनकार बिल्कुल का ऐसा ही। आम इंसान की जिंदगी से फर्क ही है वाह वाह। कि जैसे जैसे वो फन के सफर से गुजरता जाता जी। है, फिजिकली वो ओल्ड होता जाता है और उसकी कला जो है उतनी बहुत young जवान। होती है। जबरदस्त। क्या बात फनकार है। कभी बुढ़ा नहीं होता। बहुत अगर बिल्कुल। कभी जिंदगी में अंकल, क्या थोड़ा बात सा है। फील हो कि वो बूढ़ा हो रहे तो इनके पास आए, वो उन्हें जवान कर देंगे। लेकिन उसका इन्होंने किसी का नजर नहीं करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, ये उन्हें जवान कर देंगे, तो लिहाजा आप परेशान ना होइए, कोई बुरा नहीं होता, तो आप जवान कर देंगे यकीनन। Yes. तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग परेशान हैं अपने बालों को लेके, स्किन को लेके, कुछ मशवरे देने चाहेंगे उन्हें? मुझे लगता है ज्यादा परेशानी से ज्यादा स्किन खराब होती है। नहीं, मोस्टली लोगों को देखें, पहले हेयर की बात करते हैं। हेयर से लोगों को सबसे पहले के लोग, वो भाई की बात मैं कर रहा हूँ कि कुछ लोग जिस तरह के उनके हेयर है ना उसके ओपोजिट चलते हैं जी। अब इनके हेयर करली है ना भाई के, तो अगर ये कहे ना मैं रिबॉन्डिंग करवा के स्ट्रेट करवाता हूँ, बाल डैमेज होंगे। जिस तरह के बाल उनके हैं ना उन्हीं को कैरी करना चाहिए, उनको लेके चलना चाहिए, इसी तरह का स्टाइल बनाना चाहिए। नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके बाल। ठीक हो गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे नए आने वाले लोगों को जो एक्टिंग में आना चाहते हैं और मॉडलिंग में भी आना चाहते हैं? बिल्कुल आए, मॉडलिंग में आना भी चाहिए, एक्टिंग में आना चाहिए। नए टैलेंट बहुत सारा है यहाँ पे और उन्हें आना चाहिए, लेकिन है कि उनको पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए। स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो इस फील्ड में आए, ताकि मतलब है कि अपनी स्टडी भी साथ साथ हो और काम भी साथ साथ करें। जब मैं आया था तो मैं भी उस वक्त स्टूडेंट था और फर्स्ट ईयर में था जब मैंने स्टार्ट लिया है, तो
मैंने साथ साथ काम भी किया, स्टडी भी करता रहा हूँ। वरना ऐसा होता theatre है भी कि जब करता आप रहा हूँ। आते हैं और आपका नाम बन जाता है तो आप स्टडी छोड़ देते हैं, बिल्कुल, 3-4 बिल्कुल चार ऐसा ड्रामे ही। करने के बाद ये साथ कंटिन्यू मैंने करना तो कोर्सेज बहुत सारे किए हैं, So, इंटीरियर but- का कोर्सेज और फैशन डिजाइनिंग का, ये वो सारे मैंने साथ साथ रखे हैं। Very किसी को नहीं nice. पता होता था कि मैं अच्छा, कोर्स एक कर अच्छा रहा हूँ। मॉडल ना एक बेहतरीन डिजाइनर भी होता है, वो Exactly. डिजाइनर के साथ आपको काम बेसिकली करके अपनी ड्रेसिंग के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि आप पे क्या चीज़ सूट कर रही है, आपका कॉम्बिनेशन कहाँ से बन रहा है। मतलब मैं अगर शूज़ कोई कैजुअल पहन रहा हूँ तो उसके साथ मुझे ड्रेसिंग भी वैसी रखनी चाहिए। ठीक हो शूज़ गया। में कैजुअल पहन रहा हूँ और उसके साथ जो ड्रेसिंग है वो मेरी कोई और हो, वो सूट ही नहीं करता। सूट नहीं तो करेगी। आपको बेसिक अपने लिए पता होना चाहिए, बाद में सारी दुनिया के लिए हो बिल्कुल। जो भी है, बहुत तो खुद ऐसे से आइडिया होना चाहिए हर चीज़ जबरदस्त। का। अली जफर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, वो भी आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें अच्छे अच्छे टिप्स बताए कि कैसे अपने बालों को अच्छा किया जा सकता है। सर आपका बहुत शुक्रिया, Thank you आपने अपना again. कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम आपका गाना भी सुनेंगे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मुंडा जट मुल्तानी फुल चढ़दी जवानी घुट पर मर जानी मिठे खूदा है पानी मुच्छा कुंडिया ते वट सिद्धा दिल विच फट किसे हीर तो नहीं घट मुंडा रिच खानदानी ओ कर चल दियां कितियां डिजाइन दियां फुल नशे विच टोन अखां रहण दियां सब टॉप दियां मॉडलां ने फैन दियां सब टॉप दियां मॉडलां ने फैन दियां सब टॉप दियां मॉडलां ने फैन दियां ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਏ ਪੱਬ ਮੋਣ ਮਿੱਟੀ ਤੈਂਦਾ ਦੱਬ ਇਹਦਾ ਜਿਮ ਦਾ ਕਲੱਬ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਗ ਬਾਕਸਰ ਪੂਰਾ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ CID ਅਫਸਰ ਸਭ ਯੂਰਪਨ ਗੋਰੀਆਂ ਸ਼ਦੈਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਮੋਡਲਾਂ ਨੇ ਫੈਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਮੋਡਲਾਂ ਨੇ ਫੈਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਮੋਡਲਾਂ ਨੇ ਫੈਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਫੈਰ ਗੋਲੀ ਟੱਪੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪੀਵੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮੁੰਡਾ ਐਟਮੀ ਮਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਜੈਮਸ ਬਾਂਡ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਰਾਂਡ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੱਜ ਕਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਮੋਡਲਾਂ ਨੇ ਫੈਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਮੋਡਲਾਂ ਨੇ ਫੈਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਮੋਡਲਾਂ ਨੇ ਫੈਨ ਦੀਆਂ ਦਾ ਜੱਟ ਮੁਲਤਾਨੀ ਫੁੱਲ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਘੁੱਟ ਪਰ ਮਰ ਜਾਣੀ ਮਿੱਠੇ ਖੂਦਾ ਏ ਪਾਣੀ ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਟ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫੱਟ ਕਿਸੇ ਹੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਮੁੰਡਾ ਰਿਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਉਹ ਕਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਤੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਮੋਡਲਾਂ ਨੇ ਫੈਨ